एपिसोड 51। खाना खाने के बाद करण बाहर टहलने की तैयारी कर रहा था, तभी शनाया का फ़ोन आया। करण ने फ़ोन उठाया और हंसते हुए बोला, क्या बात है, तुम भी रंजीत के लिए मुझसे लॉबिंग करने वाली हो? शनाया हंस पड़ी, बिल्कुल नहीं। हमारा रिश्ता क्या है, दूसरों को शायद न पता हो, पर मुझे तो मालूम है। मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुमसे कुछ करने को कहूँ। वैसे भी अगर मुझे सचमुच लॉबिंग करनी होती तो मैं अपने पापा से फ़ोन नहीं करवाती। करण हंसा, मैंने तो तुम्हारे पापा को मना कर दिया। शनाया हंसते हुए बोली, मुझे पता था तुम मना कर दोगे। शाबाश। शनाया की बातों से करण कंफ्यूज हो गया। ये औरत क्या चाहती थी? उसने अभी अभी शनाया के पापा को मना किया और वो नाराज होने की बजाय खुश थी। बेशक शनाया अपने मन की बात करण को नहीं बताने वाली थी। उसने कहा, तुम इस बारे में क्या करने वाले हो? मुझे यकीन है तुम एक बच्चे को गंभीर बीमारी से तड़पता हुआ नहीं देख सकते। करण हंसा, वहाँ अभी क्या हो रहा है? शनाया ने ईमानदारी से बताया, रंजीत अभी भी ड्राइंग रूम में बैठा है। वो शिमला में एक कोर कमर्शियल एरिया डेवलप करने आया है और किसी लोकल रियल एस्टेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। गिल फैमिली की मौजूदा ताकत के हिसाब से हमें मौका नहीं मिल सकता, लेकिन रंजीत अचानक हमारे पास आया और तुमसे अपने पोते को बचाने की मदद मांग रहा है। इसलिए मेरे पापा इतने बेचैन हैं कि तुमसे बात करें, ताकि इस मौके को पकड़कर पार्टनर डेवलपर बन सकें। अगर कोटा न भी मिले तो कम से कम रंजीत से कनेक्शन तो बन जाएगा। रंजीत पहले बहुत शांत था, शायद उसे लगता था कि मेरे पापा तुम्हें मना ही लेंगे। लेकिन जब पापा को मना कर दिया गया तो वो घबरा गया और उसने पापा को समझाया। तुमने उससे पहले इतनी साफ मना किया था कि उसे डर था कि सीधे तुमसे बात करने पर फिर से रिजेक्शन मिलेगा, इसलिए उसने मेरे पापा से मदद मांगी, तुम्हें बुलाकर पर्सनली माफ़ी मांगने के लिए। शनाया की आवाज़ में तारीफ भरी थी, करण तुम कमाल हो। तुमने रंजीत जैसे पावरफुल आदमी को, जो अपनी बात से पूरे प्रांत को हिला सकता है, अपनी उंगलियों पर नचा लिया। करण ने शनाया की बात सुनी और उस सीन का अंदाज़ा लगा लिया। हंसते हुए बोला, मेरा इरादा उसे नचाने का नहीं था, बस थोड़ा गुस्सा निकाला और उसे सबक सिखाना चाहता था कि पैसा सब कुछ नहीं होता और उसे दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपनी दौलत के दम पर लोगों की गरिमा को कुचलना चाहिए। शनाया ने दिल से तारीफ की, ये तो बहुत अच्छा है। करण तुम बहुत कूल हो। करण हंसा, बच्चे की बीमारी को और ज़्यादा देर नहीं कर सकते। ठीक है, तुम उसे बता दो कि अगर उसे अब समझ आ गया है तो वो मुझसे मिलने आए। अगर अभी भी नहीं समझा तो आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। शनाया हंस पड़ी, मैं उसे बिल्कुल यही बताऊंगी। मेरे पापा को रास्ता देने के लिए थैंक यू। करण ने बेफिक्री से कहा, बस किसी की मदद कर रहा हूँ। मैंने गिल फैमिली को मना किया था, फिर भी वो मुझसे मिलने आता तो रिजल्ट वही होता। शनाया हंसी, लेकिन मेरा मैसेज पास करना एक फेवर तो है ना। मैं तुम्हें बाद में खाना खिलाऊंगी। करण ने हल्का सा तंज कसा, नहीं चाहिए। तुम्हारा खाना जहरीला होता है, पता नहीं खाने के बाद कौन सी मुसीबत में पड़ जाऊं। शनाया बेशर्मी से मजाक करने लगी, भले ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड न हूं, लेकिन दोस्त तो हूं ना। दोस्तों का साथ में खाना खाने में क्या गलत है? अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी में जाकर तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर कहूंगी कि तुमने मुझे और मेरे पेट में बच्चे को छोड़ दिया। करण हैरान रह गया, एक जवान लड़की होकर तुम ऐसा कर सकती हो? शनाया की हंसी साफ थी, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हें धमकी देने की हिम्मत कहाँ से लाऊंगी? तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ मुझे मना मत करना, ठीक है? करण ने बेबसी से सिर हिलाया। ये औरत पिछले जन्म में ज़रूर लोमड़ी रही होगी। बाद में देखते हैं। ठीक है, फ़ोन रख रही हूँ, लव यू माय फुट। जो यकीन कर ले वो बेवकूफ़। जल्द ही रंजीत का फ़ोन आया, उसकी आवाज़ फ़ोन पर बहुत विनम्र थी। मिस्टर करण, कल मैंने आपसे बदतमीज़ी की थी, आपकी उम्र को देखकर आपकी कद्र नहीं की। प्लीज़ मुझे पर्सनली माफ़ी मांगने का मौका दीजिए। करण ने जवाब दिया, मैं टेंगयुजाई कम्युनिटी में हूँ, आकर गेट पर मुझे कॉल करना। ठीक है मिस्टर करण, मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे बाद करण को कॉल आया कि रंजीत पहुँच गया है। करण धीरे धीरे कम्युनिटी के गेट तक टहलता हुआ गया और देखा कि सड़क किनारे एक काली मर्सिडीज खड़ी थी। रंजीत वहां खड़ा था, चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही करण पास पहुंचा, रंजीत बिना झिझक के झुक गया। मिस्टर करण, कल शाम मैंने आपकी उम्र को कम आंका और आपका अपमान किया। आज मैंने पैसे से आपको खरीदने की कोशिश की और गिल फैमिली के जरिए आपको दबाव में लाने की कोशिश की। मैं बार बार गलतियां करता रहा। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं मिस्टर करण। आप जो सज़ा देना चाहें मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे पोते को बचा लें, उसकी मासूम और दयनीय हालत को देखते हुए। करण ने उदासीनता से कहा, प्रेसिडेंट रंजीत, आप प्रांत के बड़े आदमी हैं, एक ठोकर से पूरा प्रांत हिल सकता है। मेरे जैसे आम इंसान से माफ़ी मांगना आपको अखर रहा होगा।
मैं घास की जड़ों से उठा हूँ और इस सफ़र में मैंने लोगों को नाम और शोहरत के लिए लड़ते झगड़ते देखा है। ये मेरी आदत बन चुकी है। रंजीत सीधा खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी। मैंने मिस्टर करण जैसे नेक इंसान को पहले कभी नहीं देखा, जो नाम और दौलत को मिट्टी समझता हो। मैं अपने अपमान के लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि रंजीत घास की जड़ों से उठकर इतना बड़ा बन गया। उसकी बातों ने न सिर्फ अपनी तारीफ की, बल्कि माफ़ी भी मांगी और अपनी गलती के लिए सही बहाना भी दे दिया। गलती मेरे तरीकों में नहीं थी, बल्कि इस दुनिया के लोगों में है जो नाम और दौलत के पीछे भागते हैं। इसलिए मैं पैसे से उन्हें कंट्रोल करता हूँ। आप एक नेक इंसान हैं, उनसे अलग। मैंने आपको आम लोगों के तरीके से ट्रीट किया, इसलिए ये मेरी गलती है। मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। चूंकि रंजीत ने पहले ही झुककर माफ़ी मांग ली थी, करण ने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसने अपना गुस्सा निकाल लिया था और अब बच्चे को रक्तदाह बिच्छू से निपटना था। बच्चे को और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता था, वरना दिक्कत हो सकती थी। तुम्हारे पास कागज़ और पेन है? सचिव नाथन ने जल्दी से एक नोटबुक खोली और एक पेन के साथ करण को दी। करण ने उसे लिया और तेज़ी से औषधीय सामग्रियों और उनकी मात्रा की एक लिस्ट लिख दी। उसने इसे रंजीत को देते हुए कहा, ये वो औषधीय सामग्रियां हैं जिनकी ज़रूरत है। साथ ही दवा उबालने के लिए एक बड़ा बर्तन, एक ढक्कन वाला बड़ा टब और बर्फ की एक बड़ी बाल्टी, एक हाई प्रेसिजन थर्मामीटर तैयार करो। मैं कल सुबह आऊँगा। रंजीत ने लिस्ट को सावधानी से लिया और सतर्कता से पूछा, मिस्टर करण, क्या मेरे पोते की बीमारी ठीक हो सकती है? करण ने सिर हिलाया, एक ट्रीटमेंट से काम हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है। रंजीत ने राहत की सांस ली, तकलीफ की परवाह नहीं, बस ठीक हो जाए, हम दर्द सहने को तैयार हैं। करण ने हाथ हिलाया, ठीक है, वापस जाओ। रंजीत ने मुड़कर अपना हाथ बढ़ाया। नाथन ने उसे एक डिब्बा दिया। रंजीत ने उसे दोनों हाथों से करण को दिया। मिस्टर करण, ये मेरी कृतज्ञता का छोटा सा तोहफा है। प्लीज़ इसे स्वीकार करें। करण बिना हाथ बढ़ाए जाने लगा, बच्चा ठीक होने के बाद बात करेंगे। रंजीत सीधा खड़ा हुआ और करण को कम्युनिटी में घुसते देखता रहा। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, तुरंत तैयारी करो, सब कुछ आज रात तक तैयार होना चाहिए। नाथन ने सम्मान से जवाब दिया, जी, मैं अभी जाता हूँ। रात को कुछ नहीं हुआ। नाश्ता करने के बाद करण सीधे होटल के लिए ड्राइव करके गया। रंजीत का परिवार पहले से इंतजार कर रहा था और करण ने जो औषधीय सामग्रियां और उपकरण मांगे थे वो सब तैयार थे। करण ने तुरंत तैयारी शुरू की, सभी को औषधीय सामग्रियों को प्रोसेस करने के निर्देश दिए, फिर उन्हें उबाला और आखिरकार एक बर्तन में उबलता हुआ औषधीय तरल तैयार किया। उसने तरल को टब में डाला, थर्मामीटर डाला और तरल के ठंडा होने का इंतजार किया ताकि बच्चे को जलन न हो। फिर उसने बच्चे को टब में डाला। बच्चा अचानक दर्द से चीख पड़ा, लेकिन सभी को पता था कि यह ज़रूरी प्रक्रिया थी और उन्हें दुख सहना होगा। जैसे जैसे दवा उबलती रही, करण हर 10 मिनट में टब में और तरल डालता रहा, तापमान को स्थिर रखते हुए। औषधीय तरल धीरे धीरे बच्चे की टांगों, कमर और सीने तक फैल गया। उसने बच्चे का एक हाथ औषधीय तरल में डुबोया और दूसरे हाथ को कुचली हुई बर्फ में तौलिया लपेट कर रखा। औषधीय तरल को और डाला गया, धीरे धीरे बर्फ में लिपटे हाथ को भी कवर करते हुए। आखिरकार केवल वो हथेली बची जो औषधीय तरल को नहीं छू रही थी और बर्फ में लिपटी थी। इस बिंदु पर सभी समझ गए कि करण गर्म औषधीय तरल से बच्चे की रक्त नलिकाओं को उत्तेजित कर रहा था, जिससे रक्तविष बिच्छू बच्चे की बांह की ओर बढ़ने को मजबूर हो रहे थे। एक ग्लास कप लाओ, खून की बूंदें पकड़ने के लिए। करण ने बच्चे की हथेली की रक्त नलिकाओं के सिरों पर कई छोटे छोटे चीरे लगाए और उन्हें दबाया। खून तुरंत टपकने लगा। बार बार दबाने के बाद करण ने बच्चे की पूरी बांह को उबलते तरल में डुबो दिया, केवल चीरों को बाहर छोड़कर। 10 मिनट बाद करण ने फिर से चीरों को दबाया और सीधा खड़ा हो गया। वो ठीक है। करण ने चीरों पर पट्टी बांधी और लाल चेहरे वाले बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया। उसके अंदर रक्तविष बिच्छू निकल चुके हैं। अगर कुछ बचे भी हों तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रक्तदाह बिच्छू प्रजनन नहीं करते और थोड़े समय बाद वो अपने आप मर जाएंगे। औषधीय तरल रक्तदाह बिच्छू के जहर को बेअसर करता है। इतनी देर तक डुबकी लगाने के बाद उसके खून में जहर भी बेअसर हो गया होगा। उसे रक्तदाह बिच्छू ने बहुत तड़पाया है और अभी मुझसे डील किया गया है। वो अब थक गया है, इसलिए शायद आधा दिन सोएगा। वो जब जागेगा तब ठीक होना चाहिए। करण ने सिर घुमाया और पूछा, तुम्हारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है? नाथन ने तुरंत एक मैग्नीफाइंग ग्लास ढूंढा, लेकिन करण ने उसे नहीं लिया, बल्कि इशारा किया कि वो इसे रंजीत को दे। तुम खुद देख लो। रंजीत ने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, ग्लास कप को झुकाया और ध्यान से देखा। उसकी आंखें अचानक फैल गईं और उसे अपनी खोपड़ी में झंझनाहट और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने का एहसास हुआ। मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे हल्के लाल खून में ढेर सारे छोटे छोटे कीड़े कप के तल में रेंग रहे थे। ये कीड़े लेडीबग्स जैसे दिखते थे, लेकिन इनके पास चाकू जैसे तेज पिंसर थे। रंजीत के उग्र स्वभाव के बावजूद वो कांप उठा।
इस बिंदु पर रंजीत ने करण की बातों पर पूरी तरह यकीन कर लिया। उसके पोते को वाकई रक्तविष बिच्छू से अभिशापित किया गया था। शुभमन ने चुपचाप पूरी प्रक्रिया देखी और आखिरकार बोल पड़ा, प्रेसिडेंट रंजीत, क्या मैं देख सकता हूँ? रंजीत ने सिर घुमाया, शुभमन को देखा और उसे कप और मैग्नीफाइंग ग्लास दे दिया। शुभमन ने देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया, बुदबुदाते हुए, ये रक्तविष बिच्छू है। करण ने समझाया, तुम्हारा उस दिन का बयान गलत नहीं था। रक्तविष बिच्छू जहरीले कीड़े हैं, लेकिन रक्तदाह बिच्छू खास तौर पर छोटे होते हैं, जिससे इनसे बचना मुश्किल हो जाता है। रंजीत का चेहरा गंभीर था और उसने सम्मान से पूछा, मिस्टर करण, किसी के द्वारा रक्तदाह बिच्छू का इस्तेमाल करने की शर्तें क्या हैं? सामान्य दिनों में रक्तदाह बिच्छू को खून से कल्टिवेटेड किया जाता है और ये खून की सांस के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। हालांकि इनकी जीवित रहने की क्षमता वास्तव में बहुत मजबूत नहीं होती। हवा के संपर्क में आने पर ये आधे दिन में मर जाते हैं। रक्तदाह बिच्छू बच्चे के शरीर में उसके दाहिने हाथ के जरिए घुसे। हम अनुमान लगा सकते हैं कि या तो किसी ने सीधे बच्चे के हाथ की पीठ पर रक्तदाह बिच्छू लगाए, या इसे किसी ऐसी चीज पर रखा गया था जिसे बच्चा छू सकता था। जब बच्चा उस चीज को छूता, रक्तदाह बिच्छू ने ताज़ा खून की सांस महसूस की और बच्चे के हाथ पर रेंग गए, रक्त नलिकाओं में घुसने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढते हुए। रक्तदाह बिच्छू के मानव शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, इसलिए या तो ये बच्चे के सोते समय हुआ या उसकी बार बार छूने वाली चीज़ों जैसे खिलौनों पर लगाया गया था। लक्षणों से पीछे ट्रेस करने पर रक्तदाह बिच्छू के बच्चे के शरीर में प्रवेश करने का समय 5 से 7 दिन के बीच होना चाहिए। करण ने जो कुछ जानता था उसे बताया, इस मामले की जांच करने के लिए प्रेसिडेंट रंजीत, आपको खुद करना होगा। 5 से 7 दिन। रंजीत की आंखें चमकी और उसका गुस्सा छिपा नहीं था। मुझे अंदाजा है कि संदिग्ध कौन हो सकता है। मिस्टर करण, रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। करण ने पास के पानी में अपने हाथ धोए। ठीक है, मुझे काम पर वापस जाना है। जब बच्चा जागे उस पर नज़र रखना। अगर अभी भी कोई तकलीफ हो तो मुझे कॉल करना। मिस्टर करण, जरा रुकिए। रंजीत ने एक बैंक कार्ड निकाला और दोनों हाथों से करण को दिया। मिस्टर करण, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। ये आपकी कंसल्टेशन फ़ी है, प्लीज़ इसे स्वीकार करें। करण हंसा, इसमें कितना है? रंजीत ने सम्मान से जवाब दिया, ये पहले वादा की गई कंसल्टेशन फ़ी है, 10 करोड़। करण ने हंसते हुए कहा, इसे डोनेट कर दो। रंजीत हैरान रह गया, डोनेट? करण ने सिर हिलाया, मैं एक कुंवारा हूं और मुझे अपने लिए बस इतना पैसा चाहिए। बैंक में पड़ा पैसा बस एक नंबर है और इसका कोई मतलब नहीं। चूंकि ये बच्चों के इलाज की फ़ी है, तो मेरी तरफ से इसे उन बीमार बच्चों को डोनेट कर दो जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। रंजीत की आंखों में थोड़ा बदलाव आया और उसने करण को नए सम्मान से देखा। पहले वो हालात के कारण करण के सामने झुका था, लेकिन मन ही मन उसे यकीन नहीं था। उसे लगता था कि करण उसे पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तड़पा रहा है, और भले ही उसने करण को बेहतर इंसान कहा, उसे नहीं लगता था कि करण उससे ज्यादा नेक है। लेकिन इस पल में रंजीत को आखिरकार यकीन हो गया कि करण वाकई उन लोगों से अलग है जिनसे वो पहले मिला था। कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं, कुछ की नहीं, और कुछ लोग नाम और दौलत के लिए घुटने नहीं टेकते। जब एक अरबपति 10 करोड़ डोनेट करता है तो ये उसकी कुल संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा होता है और शायद इसे छोटी रकम भी माना जा सकता है। लेकिन करण, जिसके पास खुद 10 करोड़ नहीं है, वो भी इतनी रकम डोनेट कर रहा है। रंजीत, जो खुद घास की जड़ों से उठा और अब एक प्रभावशाली व्यक्ति है, करण जैसे लोगों की बहुत कद्र और सम्मान करता है। एक पल में उसके मन की सारी शिकायतें गायब हो गईं। मिस्टर करण, आप सच्चे वैद्य और सच्चे सज्जन हैं। रंजीत आपका दिल से सम्मान करता है। रंजीत ने बैंक कार्ड उठाया। मिस्टर करण 10 करोड़ डोनेट कर रहे हैं और मैं इसमें 10 करोड़ और जोड़ूंगा, कुल 20 करोड़ उन बच्चों के लिए जो इलाज की ज़रूरत रखते हैं लेकिन खर्च नहीं उठा सकते। मैं किसी को इसका इंतज़ाम करने को कहूँगा और सुनिश्चित करूँगा कि ये पैसा वाकई उन बच्चों की मदद करे। करण ने हंसते हुए कहा, प्रेसिडेंट रंजीत का दिल बड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले आप पूरी तरह कन्विंस नहीं थे। रंजीत ने उदारता से हंसा, पहले मैं आपका सम्मान करता था, लेकिन कुछ शक थे। अब मैं पूरे दिल से आपका सम्मान करता हूँ। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, आम लोग हैं। हम पूरी ज़िंदगी नाम और दौलत के पीछे फंसे रहते हैं और इससे आज़ाद नहीं हो पाते। लेकिन मिस्टर करण जैसे कुछ लोग हैं जो अपनी आंतरिक इच्छाओं को महत्व देते हैं, अपने दिल की सुनते हैं, पारदर्शी ज़िंदगी जीते हैं और वाकई काबिले तारीफ़ हैं। रंजीत ने सचिव से एक डिब्बा लिया और करण को दिया। मिस्टर करण, अगर आप कंसल्टेशन फ़ी नहीं लेंगे तो कृपया इस पुरानी अश्वगंधा को स्वीकार करें। आपके जैसे वैद्य के हाथों में इसका ज़्यादा असर होगा। पुरानी अश्वगंधा? क्या अमीर लोग यही गिफ्ट देते रहते हैं? अग्रवाल फैमिली ने पहले उज्ज्वल को एक दी थी। इस बार करण ने मना नहीं किया। दादाजी भूपेंद्र उसे सचमुच पसंद करते थे, उसे अपने असली पोते की तरह मानते थे।
हालांकि करण और प्रियंका ने बूढ़े को धोखा दिया था, करण को फिर भी गिल्ट महसूस होता था। बूढ़ा अब उम्रदराज हो गया था और उसकी सेहत ठीक नहीं थी। इस पुरानी अश्वगंधा के साथ करण कुछ औषधीय टॉनिक बना सकता था जिसका अच्छा असर होना चाहिए। ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। करण डिब्बा लेकर जाने वाला था कि उसने पास में शुभमन को देखा और रुक गया। डॉक्टर शुभमन मेरे साथ चलना चाहेंगे। शुभमन इस बात को लेकर चिंतित था कि रंजीत उसका क्या करेगा। अचानक करण का सवाल सुनकर उसकी आंखों में बड़ी खुशी चमकी। क्या करण उसकी मौजूदा मुश्किल को समझ रहा था और मदद की पेशकश कर रहा था? शुभमन हिचकिचाया और रंजीत की ओर देखा, जो गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पास आया, शुभमन से हाथ मिलाया और बोला, डॉक्टर शुभमन, आपने इन दिनों बहुत मेहनत की। मैं नाथन को आपके साथ भेजता हूँ। आप पहले आराम करें और मैं बाद में एक शुक्रिया का तोहफा भेजूंगा। शुभमन का लटकता हुआ दिल आखिरकार शांत हुआ, ये जानकर कि रंजीत अब करण की वजह से उसे कोई दुश्मनी नहीं रखेगा। शुभमन के मन में बहुत उलझन थी। कुछ दिन पहले ही उसने करण को कम आंका था और अब करण उसकी उदारता से मदद कर रहा था। लोग जब एक दूसरे से तुलना करते हैं तो मर जाते हैं, और सामान जब बेहतर सामान से तुलना किया जाता है तो फेंक दिया जाता है। करण की तुलना में उसकी मेडिकल स्किल्स मामूली थीं, फिर भी वो घमंड करता था। इस पल में शुभमन को ऐसा लगा जैसे उसे फर्श में कोई दरार मिल जाए तो वो उसमें छिप जाए। मिस्टर करण, आपने मेरे पिछले व्यवहार के बावजूद मेरी मदद की। मैं घमंडी था और एक डॉक्टर के रूप में बड़ी गलती की। मुझे माफ़ करें। होटल से करण के साथ निकलने के बाद शुभमन ने दिल से माफ़ी मांगी। करण ने हंसते हुए कहा, बस छोटा सा प्रयास था, थैंक यू की ज़रूरत नहीं। तुम और एल्डर उज्ज्वल जान पहचान वाले हो और दोनों डॉक्टर हो, तो हम सब अपने लोग हैं। अपने लोग? शुभमन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वो और उज्ज्वल पहले एक दूसरे के खिलाफ थे और उन्हें एक ग्रुप का नहीं माना जा सकता था। अब उज्ज्वल के लाए हुए करण ने उसे बचाया था। मिस्टर करण, आपका एल्डर उज्ज्वल से क्या रिश्ता है? करण ने जवाब दिया, हमारी मेडिकल स्किल्स की वजह से दोस्ती हुई। आप कह सकते हो कि उम्र के फासले के बावजूद हम दोस्त हैं। शुभमन ने दांत पीसे, मैं एल्डर उज्ज्वल से मिलने जाऊंगा और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। करण हंसा, उसे थैंक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी छोड़कर साथ काम कर सको तो ये बहुत अच्छी बात होगी। शुभमन ने गंभीरता से कहा, अगर एल्डर उज्ज्वल तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम इतने सालों से उनके साथ लड़ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कैसे इंसान हैं? करण ने मुस्कुराते हुए बात खत्म की, मुझे अब काम पर जाना है, मैं पहले निकलता हूँ। शुभमन ने करण को ड्राइव करते हुए जाते देखा, उसके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। काम पर जाना। एक आदमी जो 10 करोड़ इतनी आसानी से डोनेट कर देता है, वो अपनी नौकरी नहीं भूलता जो शायद महीने में कुछ हजार ही देती हो। क्या शर्मिंदगी की बात है। एक मशहूर डॉक्टर होने के बावजूद वो पैसा कमाने में व्यस्त था और उसने मेडिसिन पढ़ने का अपना मूल इरादा कब का भुला दिया था। उसने जितना पैसा कमाया वो उसे बिना चिंता की जिंदगी जीने के लिए काफ़ी था, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ और हमेशा और कमाना चाहता था। जैसा कि रंजीत ने कहा, वो नाम और दौलत में फंसा हुआ था और इससे आज़ाद नहीं हो पा रहा था। वो पहले से ही उम्रदराज हो चुका था और शायद अब उसे करण की तरह ज़्यादा पारदर्शी और बेफिक्र जिंदगी जीनी चाहिए। कुछ समय पहले विकलांग बच्चों के लिए एक चैरिटी इवेंट का न्योता आया था। पहले उसने इस पर विचार नहीं किया था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद वो इसे स्वीकार कर सकता है। भौतिक लाभ की खोज छोड़कर कुछ ऐसा करना जो उसे भविष्य में गर्व और राहत दे, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं बाद में उन्हें कॉल करूंगा। निर्णय लेने के बाद शुभमन के कदम भी हल्के लगने लगे। मुझे हमेशा लगता है कि जनरल मैनेजर प्रियंका को ठगा जा रहा है। सुना है कि हेलान बैंक और गुप्ता फैमिली का कोई रिश्ता है। जियांग अभी भी पुराना चालबाज है, जबकि जनरल मैनेजर प्रियंका बहुत छोटी हैं। जैसे ही करण ऑफिस में दाखिल हुआ उसने ये चर्चा सुनी। मुड़कर देखा तो सेल्स टीम 8 के कुछ कर्मचारी, जिनमें अर्पित भी शामिल था, बात कर रहे थे। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? किसने जनरल मैनेजर प्रियंका को ठगा? लोग मुड़े और करण को देखकर घबराए नहीं। करण के ऑफिस संभालने के बाद ऑफिस का माहौल अचानक बहुत रिलैक्स हो गया था। वो कर्मचारियों की ज्यादा परवाह नहीं करता था, उन्हें जो करना हो करने देता था। करण के शब्दों में, सेल्स डिपार्टमेंट का काम सामान बेचना है। जब तक वो बेच सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जल्दी चले जाएं, देर से आएं, सोएं, गेम खेलें या काम के घंटों में डेट पर भी जाएं। करण, हेलान बैंक के लोग सुबह जल्दी आए थे और अभी तक गए नहीं हैं। करण ने बेफिक्री से एक कुर्सी खींची और बैठ गया, हंसते हुए बोला, क्या लोन की बात कर रहे हैं? सीनियर कर्मचारी अंशु ने आह भरी, लोन नहीं बल्कि पेमेंट मांग रहे हैं। करण ने कंफ्यूजन के साथ पूछा, क्या पेमेंट? कॉर्पोरेट लोन्स, अंशु ने जवाब दिया, कौन सी कंपनी बैंक से लोन नहीं लेती? पहले बैंक कंपनियों को लोन देने के लिए उत्सुक थे। हमारी कंपनी का बहुत सारा कर्ज
बकाया है जिसे रीपेमेंट पीरियड दोबारा नेगोशिएट करने के बाद चुकाना था। लेकिन अब बैंक अचानक पेमेंट मांगने आ गया, कह रहा है कि आज ही चुकाना होगा वरना वो हमारी कंपनी पर मुकदमा करेंगे। करण ने शक के साथ पूछा, वो आदमी अभी गया नहीं, लेकिन तुम्हें इतना साफ पता है? क्या तुम सर्वज्ञानी हो? अंशु हंसा, मेरी पत्नी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती है, उसने मुझे बताया, तो इसे लीक नहीं माना जा सकता। हेलान बैंक के लोग बहुत हाई प्रोफाइल हैं और बहुत से लोग पहले से जानते हैं। हाई प्रोफाइल? करण की आंखें थोड़ी सी कुड़ी, क्या हेलान बैंक का गुप्ता फैमिली से अच्छा रिश्ता है? अंशु ने सिर हिलाया, ऐसी बात है लेकिन मुझे डिटेल्स नहीं पता। करण मुस्कुराया, आने वाला शख्स कोई अच्छा इरादा नहीं रखता। अर्पित ने गुस्से में कहा, बिल्कुल, हमारी कंपनी ने अभी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री का अधिग्रहण साइन किया है और पहली पेमेंट कर दी है। लोन अभी आया नहीं है। अगर हमें लोन चुकाना पड़ा तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल टूट जाएगा और ये साफ तौर पर कंपनी को मौत की ओर धकेल रहा है। अंशु ने कहा, मेरी पत्नी ने बताया कि पुराना लोन वाकई एक्सपायर हो चुका है और डिफर्ड पेमेंट अच्छे कोऑपरेशन रिलेशनशिप के आधार पर मौखिक बातचीत से हुआ था। कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। अब वो लोन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है, हमें लोन चुकाना ही होगा। आखिरकार अगर बैंक हम पर मुकदमा करता है और खबर बाहर आती है तो कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। करण ने भौहें चढ़ाईं, तो इसका कोई हल नहीं है? अंशु ने जवाब दिया, हमें हेलान बैंक का लोन चुकाना होगा, लेकिन कंपनी दूसरा लोन अप्लाई कर रही है। अगर नया लोन मिल गया तो हम इस तूफान को झेल सकते हैं। कर्ज वसूली, लोन? करण ने बिना टिप्पणी के सिर हिलाया, लेकिन उसे अंदेशा था कि अचानक कर्ज वसूली, जो कंपनी के वर्किंग कैपिटल को खत्म कर रही थी, शायद गुप्ता फैमिली की चाल हो। उसे शक था कि आने वाला लोन भी आसानी से नहीं मिलेगा। प्रियंका जाल में फंस चुकी थी। अब ये देखना बाकी था कि प्रियंका के पास कोई तुरुप का पत्ता है या नहीं, वरना इस संकट को पार करना मुश्किल होगा। प्रेसिडेंट ऑफिस में प्रियंका की आंखें ठंडी थीं और गुस्से से भरी हुई थीं। अश्वंत, ये आदमी इतने नीच हथकंडे अपना रहा था कि बैंक से पैसे वसूलने का दबाव डालकर कंपनी के वर्किंग कैपिटल को खत्म कर दे और उसे मृत्यंत की ओर धकेल दे। बैंग बैंग बैंग, दरवाज़ा खुला और अश्वंत गंभीर चेहरे के साथ अंदर आया। जनरल मैनेजर प्रियंका, हेलान बैंक अचानक पेमेंट की मांग क्यों कर रहा है? एक बार ये पैसा चला गया तो कंपनी के बैलेंस शीट में कोई वर्किंग कैपिटल नहीं बचेगा और फाइनेंशियल चेन टूटने से भयानक नतीजे हो सकते हैं। प्रियंका ने अश्वंत को ठंडे नज़रों से घूरा, क्यों? मिस्टर अश्वंत, तुम्हें तो अच्छे से पता है, छिपाने की क्या ज़रूरत है? अश्वंत प्रियंका के सामने बैठ गया, उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस कंपनी की स्थिति को लेकर चिंतित हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। जनरल मैनेजर प्रियंका। अश्वंत पुराना लोमड़ था, वो भला कैसे कबूल करता? क्या पता प्रियंका ने चुपके से बात रिकॉर्ड कर ली और फिर उसे पूरी कंपनी में फैला दिया, तब तो वो फंस जाता। प्रियंका ने ठंडे स्वर में कहा, तुम कामयाब नहीं होगे। अश्वंत हंसा, फिलहाल कंपनी के बैलेंस शीट में मुश्किल से कोई पैसा बचा है। हमें जल्द ही कर्मचारियों की सैलरी देनी है, महीने की शुरुआत में। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा, अगर एक हफ्ते में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ तो फाइनेंशियल चेन टूट जाएगी। मुझे लगता है जनरल मैनेजर प्रियंका को नतीजों का अंदाजा है। प्रियंका ने ठंडे स्वर में उसे बाहर निकलने का आदेश दिया। मिस्टर अश्वंत, और कुछ? अगर नहीं तो कृपया निकलें, मैं बहुत बिजी हूं और मेरे पास चैट करने का समय नहीं है। अश्वंत खड़ा हुआ और गहरी आवाज में बोला, जनरल मैनेजर प्रियंका, मैंने आपके एक्सपेंशन प्लान्स को सपोर्ट किया था, लेकिन अब इससे कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है। अगर आप इस फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व कर सकती हैं तो मैं आपका सपोर्ट करना जारी रखूंगा। अगर नहीं कर सकती तो सारे शेयर होल्डर्स आपको इस पोजीशन पर रखने के लिए सहमत नहीं होंगे। प्रियंका ने तंज कसा, यही तो तुम्हारा मकसद है ना? अश्वंत ने आंखें सिकुड़ी, एक सिपाही जो जनरल बनना नहीं चाहता वो अच्छा सिपाही नहीं है। मेरे हाथों में कंपनी और मजबूत होगी, लेकिन आपके हाथों में सब देख सकते हैं कि अब क्या हो रहा है। जब हम सैलरी भी नहीं दे पाएंगे तो शेयर होल्डर्स तो छोड़ो, मुझे शक है कि कोई कर्मचारी भी आपको इस पोजीशन पर सपोर्ट करेगा। प्रियंका ने ठंडे स्वर में कहा, क्या हमारे पास अभी एक हफ्ता नहीं है? इतना भी नहीं सह सकते? अश्वंत ने ठंडी हंसी हंसी, मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूँ। वैसे जनरल मैनेजर प्रियंका इतनी जवान और खूबसूरत हैं, क्यों न बस कोई अच्छा मर्द ढूंढकर शादी कर लें, बच्चे पैदा करें और जिंदगी एंजॉय करें। इन गंदे पानी में क्यों कूद रही हैं? प्रियंका का चेहरा ठंडा था, उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, निकल जाओ। अश्वंत ने धीरे से हंसा, देखते हैं आप इस कमरे में और कितने दिन रह सकती हैं। अश्वंत के जाने के बाद प्रियंका अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी, उसका सीना गुस्से से उफन रहा था। थोड़ी देर बाद प्रियंका शांत हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और पहले संपर्क किए गए बैंक मैनेजर्स को लोन के लिए नेगोशिएट करने के लिए कॉल करने लगी।
अश्वंत अपने ऑफिस लौटा और आतियान ग्रुप के चेयरमैन तारुश को कॉल किया। डायरेक्टर तारुश, मैंने हेलान बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करवा दिया है। प्रियंका अभी शायद अलग अलग बैंकों से लोन के लिए बात कर रही होगी। तारुश की आवाज़ ठंडी थी। मैंने पहले ही कई बड़े बैंकों से बात कर ली है, कोई भी उसे लोन नहीं देगा। तुम अपनी तरफ से उस पर नज़र रखो। अगर वो किसी से संपर्क करती है तो मुझे बताओ, मैं संभाल लूँगा। अश्वंत ने सिर हिलाया। हाँ डायरेक्टर तारुश। तारुश ने गंभीरता से कहा, मैं न सिर्फ चाहता हूँ कि वो प्रेसिडेंट की पोजीशन खो दे, बल्कि पूरी तरह बदनाम हो जाए। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है जो तुम फॉलो कर सकते हो। अश्वंत ने सम्मान से कहा, कृपया बताएं डायरेक्टर तारुश। तारुश ने समझाया, मैं अपने जानने वालों से कहूँगा कि उसे लोन न मिले। फिर तुम किसी बैंक मैनेजर को ढूंढो जो उसे लोन देने का नाटक करे। अश्वंत ध्यान से सुन रहा था और उसे झटका लगा। ये सिर्फ किसी को स्टेज से हटाने की बात नहीं थी, ये उसे मृत अंत की ओर धकेल रहा था। क्या डायरेक्टर तारुश और प्रियंका का कोई झगड़ा था, या मल्होत्रा फैमिली के साथ? हालांकि वो हैरान था, अश्वंत ने पूछने की हिम्मत नहीं की। तारुश उसका बैकर था और उसे उसकी बात माननी थी। ठीक है डायरेक्टर तारुश, मैं इसे करवा दूंगा। तारुश ने सिर हिलाया। ये काम हो जाने के बाद तुम मल्होत्रा ग्रुप के इंचार्ज होगे। मैं तुम्हें यहाँ कुछ कनेक्शन से मिलवाऊंगा ताकि मल्होत्रा ग्रुप को अगले लेवल पर ले जाया जा सके। थैंक यू डायरेक्टर तारुश। तारुश ने बात बदली, जब चीज़ें अरेंज करो तो भरोसेमंद आदमी ढूंढना। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम जानते हो क्या करना है। अश्वंत समझ गया, तारुश जिम्मेदारी हटा रहा था। अगर मैंने तुम्हें ये काम सौंपा और तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता और मैंने तुमसे ये करने को कभी नहीं कहा। तुम खुद जिम्मेदारी लो। समझ गया। फोन रखने के बाद अश्वंत ने उपयुक्त उम्मीदवारों के बारे में सोचना शुरू किया। नीरज, गुआंगजे बैंक का इंचार्ज। नीरज, जिसने बिजनेस कारणों से प्रियंका का पीछा किया था लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर उसे ये काम दिया जाए तो वो खुशी खुशी करेगा, है ना? मेडिसिन पवेलियन में उज्ज्वल ने एक मरीज का डायग्नोसिस पूरा किया ही था कि उसने करण को अंदर आते देखा। उज्ज्वल जल्दी से खड़ा हुआ, हंसते हुए बोला, मिस्टर करण, स्वागत है। मैं और एल्डर शुभमन अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। एल्डर शुभमन? करण हैरान रह गया, फिर हंसते हुए बोला, शुभमन? मुझे नाम से नहीं पहचाना? उज्ज्वल हंसा। हाँ शुभमन। उसने अभी मुझे कॉल किया और कहा कि अगर तुम्हारी मदद न होती तो रंजीत ज़रूर उसका कुछ बिगाड़ देता। करण ने उत्सुकता से पूछा, एल्डर उज्ज्वल, ऐसा लगता है कि आप लोग सुलह कर चुके हैं। उज्ज्वल ने हंसते हुए कहा, हाँ एक तरह से। हम दोनों ही गलत थे। उसने कहा कि तुमने उसे सबक सिखाया और तुम में उसे असली मेडिकल मैनर दिखा। करण हंसा, उज्ज्वल के सामने बैठते हुए, मैं तो बस अपने शौक के लिए काम करता हूं और एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं हूं। उज्ज्वल ने आह भरी, जो डॉक्टर लोगों को बचा सके वही अच्छा डॉक्टर है। हमने बात की और इन सालों को पीछे मुड़कर देखने पर हमें लगा कि हम दोनों ने मेडिसिन प्रैक्टिस करने का अपना मूल इरादा कुछ हद तक भुला दिया था। उसने विकलांग बच्चों के लिए एक चैरिटी इवेंट में हिस्सा लेने को हामी भरी है और अगले 2 साल तक उन बच्चों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देगा। करण थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत अंगूठा दिखाया, शाबाश एल्डर शुभमन। उज्ज्वल ने करण को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। सुना है तुमने रंजीत की दी हुई 10 करोड़ की पेमेंट डोनेट कर दी, ये वाकई काबिले तारीफ है। करण हंसा, अरे हमने पहले दिखावा किया था कि हम बड़े उदार हैं, तो क्या अब 10 करोड़ लेकर शर्मिंदगी मोल लें? रंजीत हमें कम आंकेगा, है ना? तो जब दिखावा करना है तो पूरा करना है। वैसे मैंने जितेंद्र की दी हुई 5 करोड़ तो ले ली थी। उज्ज्वल हंसा, भले ही दिखावा हो, तुम्हें देने की इच्छा तो होनी चाहिए। वैसे मिस्टर करण, आज कोई खास बात? करण हंसा, रंजीत ने मुझे एक अश्वगंधा दी और मैं सोच रहा था कि कुछ औषधीय सामग्रियां खरीदकर अपने एक बुजुर्ग के लिए टॉनिक बनाऊं। उज्ज्वल हंसा, खरीदने की बात मत करो, जो चाहिए ले लो, जैसे अपना घर हो। ठीक है, फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। उज्ज्वल हंसा, अच्छा संकोच मत करो। पहले जब रंजीत ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मुझे डर था कि वो तुम्हें परेशान करेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर कहा कि मैं तुमसे जितेंद्र के रेस्क्यू के जरिए मिला था। सुना है जितेंद्र उसका दोस्त भी है, शायद इससे कुछ परेशानी टल गई। करण ने सिर हिलाया, एल्डर उज्ज्वल, आपका शुक्रिया। जब करण दवायां चुन रहा था, निधि अंदर आए और करण को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। करण, तुम आए हो? करण मुड़ा और मुस्कुराया, बस कुछ दवायां लेने आया हूं। निधि करण के पास आए और उसे कुशलता से दवायां चुनते देखकर प्रशंसा में बोली, करण तुम कमाल हो, तुम तो दवायां तौलते भी नहीं। करण हंसा, टॉनिक प्रिस्क्रिप्शंस में ज़्यादा सटीकता की ज़रूरत नहीं होती और मुझे आदत है, तो वज़न करीब करीब सही होना चाहिए। निधि ने आंखें झपकाईं, करण क्या तुम्हारे पास आज रात समय है? करण ने सिर हिलाया, हाँ समय है, क्या बात है?
निधि ने करण को उम्मीद भरी नज़रों से देखा। मेरे शिमला के कुछ क्लासमेट्स ने मुझे डिनर और फिर बाहर जाने का न्योता दिया है। मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दादाजी मेरी सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं। करण, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मैं तुम्हें ड्रिंक्स खिलाऊंगी। करण ने सोचा, जब तक तुम्हारे दादाजी को कोई दिक्कत न हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब करण घर लौटता था, वो आमतौर पर दादाजी भूपेंद्र से बात करता, मोबाइल से खेलता या टीवी देखता और उसे काफ़ी बोरियत होती थी। आखिरकार वो 20 साल का जवान लड़का था, काम के बाद कौन घर पर रहना चाहता है। निधि के साथ बाहर जाना ऐसा था जैसे बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को बाहर ले जा रहा हो। निधि खुशी से उछल पड़ी और उज्ज्वल से इजाज़त मांगने दौड़ी। जब उज्ज्वल ने सुना कि करण भी जा रहा है तो उसने तुरंत हामी भर दी। उसे करण पर बहुत भरोसा था और इससे भी ज्यादा उज्ज्वल चाहता था कि निधि और करण दोस्त बने। अगर निधि इस साल सिर्फ 18 साल की न होती तो उज्ज्वल चाहता कि करण उसकी पोती का पति बने। करण ने दवाएं तैयार की, उन्हें अपनी कार में रखा और फिर टैक्सी लेकर निधि और उसकी क्लासमेट से डिनर के लिए मीटिंग पॉइंट पर गया। गैदरिंग प्लेस एक हॉटपॉट रेस्तरां था और जब वो दोनों पहुंचे, निधि की क्लासमेट प्रेरणा पहले से वहां थी। प्रेरणा काफ़ी सुंदर थी, मेकअप की वजह से वो निधि से ज़्यादा मैच्योर लग रही थी। प्रेरणा ने करण को देखा और मजाक में बोली, निधि, हमारी आखिरी मुलाकात के बाद ज़्यादा समय नहीं हुआ और तुमने पहले से ही बॉयफ्रेंड बना लिया। निधि का चेहरा लाल हो गया। बकवास मत करो, ये मेरे दादाजी के बेस्ट फ्रेंड करण हैं, मैं इन्हें करण कहती हूँ। हम दो लड़कियां अकेले बाहर जा रही हैं, ये सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें साथ चलने को कहा। प्रेरणा ने मुस्कुराकर अभिवादन किया, हाय करण। काफ़ी सोशल बटरफ्लाई थी वो। करण मुस्कुराया और बैठ गया। तुम लोग बस खाओ और मज़े करो, मान लो मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने आया हूँ। प्रेरणा हंसी, फिर तो हमें बहुत सेफ फील होगा। ड्रिंक कैसी रहेगी? करण हंसा, क्या तुम दोनों की उम्र पीने की है? तुम ड्रिंक कर सकती हो। प्रेरणा ने करण को चंचल नज़रों से देखा, मैं 18 की हूँ। करण, तुम हमें ड्रिंक न करने के लिए मनाने तो नहीं जा रहे? वैसे हॉट पॉट के साथ हमेशा आइस कोल्ड बियर अच्छी लगती है। करण ने आलसी अंदाज में कहा, मैं तुम्हारा माँ बाप या टीचर नहीं हूँ तो क्यों मनाऊंगा। वैसे भी सुना है तुम लोग बाहर जा रहे हो, बार में बिना ड्रिंक के क्या मज़ा। करण, ये बात मुझे पसंद आई। प्रेरणा की आंखें चमक उठीं और उसने करण को अंगूठा दिखाया, फिर कुशलता से वेटर को ऑर्डर दिया, एक बॉक्स कोल्ड बियर। करण ने हंसते हुए कहा, मुझे ड्रिंकिंग से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ सेफ्टी की जिम्मेदारी लूंगा, तुम्हें घर पहुंचाने की नहीं। तो खुद कंट्रोल करना कि कितना पीना है, और अगर तुम ज्यादा पीकर गटर में गिर गई तो मुझे दोष मत देना। प्रेरणा हंसी, मेरी ड्रिंकिंग कैपेसिटी अच्छी है। निधि से पूछो, मैं कभी नशे में नहीं चढ़ी। खाना आ गया और सबने एक साथ ड्रिंक की और फिर खाना शुरू किया। करण का प्लान था कि वो बस खाए पिए और लड़कियों की बातचीत में शामिल न हो, लेकिन उसने उनकी दिलचस्पी को कम आंका, चाहे वो निधि हो या प्रेरणा। प्रेरणा बार बार करण के साथ ग्लास टकराती रही और उससे पूछती रही कि वो क्या करता है। करण ने बस कुछ कहानियां गढ़ दी, जिससे निधि हंस हंस कर लोटपोट हो गई। प्रेरणा की ड्रिंकिंग कैपेसिटी वाकई अच्छी थी। उसने बिना रुके पूरे ग्लास बियर पी लिए, जो काफ़ी बोल्ड था। इसके मुकाबले निधि बहुत रिफाइंड थी, अपने ड्रिंक्स को ऐसे सिप करती थी जैसे वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो। खाने के अंत तक तीनों ने 1.5 बॉक्स बियर खत्म कर दी थी। निधि ने 2 बोतलें पी और बाकी 16 बोतलें करण और प्रेरणा के बीच बंट गईं। तीनों ने टैक्सी लेकर पॉपुलर ड्रीम म्यूजिक बार की ओर रुख किया। निधि जहां उत्साहित थी वहीं थोड़ी नर्वस भी थी। साफ था कि वो पहले ऐसी जगहों पर ज्यादा नहीं गई थी, जबकि प्रेरणा पूरी तरह घर जैसी सहज थी। उसने कुशलता से एक बूथ बुक किया और ड्रिंक्स और स्नैक्स ऑर्डर किए। बार का मतलब है ड्रिंक करना, गेम खेलना और डांस करना। करण ने दोनों लड़कियों के साथ गेम खेले, इस दौरान खूब ड्रिंक की। जब जोशीला डांस म्यूजिक शुरू हुआ, प्रेरणा निधि को डांस करने ले गई। करण ने एक सिगरेट जलाए, अपनी सीट पर पीछे झुक गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वो संतुष्ट लग रहा था। पिछले 5 सालों में करण लगातार मिशंस पर गया था, हमेशा जिंदगी और मौत की लाइन पर चलता रहा। उसकी नसें तनी हुई थीं। इन सालों के बाद वो अब पूरी तरह थक चुका था। शहर में लौटकर उसने स्वाभाविक रूप से कम प्रोफाइल रखने और रिलैक्स करने का फैसला किया। करण, अचानक एक चीख ने करण का ध्यान खींचा और उसने पीछे देखा, तुरंत हंस पड़ा। उसके पीछे एक बूथ पर रुपेश उसे गुस्से और साफ तौर पर ठंडी मुस्कान के साथ घूर रहा था। क्या छोटी दुनिया थी, उसे लगा था कि वो फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन वो फिर मिल गए। करण ने बेफिक्री से अपना ग्लास उठाया और रुपेश की ओर इशारा किया, फिर मुड़ गया। उसका चेहरा रिलैक्स रहा और उसमें हल्की सी मुस्कान थी। रुपेश ने करण को गुस्से से घूरा और फिर अपनी बगल में बैठे पुरुषों के ग्रुप से चुपके से कुछ कहा। इस दौरान करण की ओर इशारा करता रहा। करण ने अपनी सिगरेट एस्ट्रे में बुझाई। उसे एहसास हुआ कि आज रात बिना परेशानी के निकलना मुश्किल था। लड़ाई तो होने वाली थी,
और वो यहाँ निधि का बॉडीगार्ड बनकर आया था, लेकिन उसकी अपनी मुसीबत पहले आ गई। आह, मज़ा आया। प्रेरणा निधि के साथ लौटी, उसने अपना ग्लास उठाया और एक घूंट में खाली कर दिया। करण, तुम्हें भी डांस करना चाहिए। ये स्ट्रेस कम करने और अच्छा फील करने का बहुत अच्छा तरीका है। करण हंसा, मैं तुम लोगों जितना जवान नहीं हूँ, मैं ज़्यादा डांस नहीं कर सकता। मैं एक दोस्त से मिला, तो अगर बाद में लड़ाई हुई तो बस मेरे पीछे रहना और इधर उधर मत भागना। निधि का चेहरा थोड़ा बदल गया, उसकी आंखों में चिंता थी। क्या तुम किसी दुश्मन से मिले? दूसरी तरफ प्रेरणा उत्साहित लग रही थी। लड़ाई होने वाली है। करण ने प्रेरणा को देखा और उत्सुकता से पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम तो उत्साहित लग रही हो। मुझे क्यों डर लगेगा, मैं बचपन से लड़ाई कर रही हूँ। देखो करण, प्रेरणा ने अपने बाल उठाए और अपने कनपटी पर एक निशान दिखाया। ये मिडिल स्कूल में एक लड़ाई के दौरान हुआ, जब किसी ने मुझे बियर की बोतल से मारा। मुझे टांके लगे और उन्होंने कहा कि ये निशान कभी नहीं जाएगा। मैं इतनी गुस्से में थी कि बाद में मैंने उन्हें ढूंढकर और ज्यादा पीटा। करण हैरान था, ये लड़की वाकई हिंसक थी। उन्हें प्रेरणा ने समझाया, 4 लड़के। वो मेरे क्लासमेट को तंग कर रहे थे और उसका सामान लूटने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो मैंने एक ईंट उठाई और उन पर भिड़ गई। बदले में मुझे बियर की बोतल से चोट लगी, लेकिन वो भी आसानी से नहीं बचे। मैंने 2 को हॉस्पिटल भेज दिया और जब मुझे अपने निशान का गुस्सा था तो मैंने फिर उन्हें पीटा। इसके बाद वो मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे। करण हंसा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी टफ हो। प्रेरणा बोली, मैं बचपन से अपने पापा के साथ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करती हूँ। मैं मार्शल आर्टिस्ट्स में कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन कुछ आम लोगों को तो संभाल ही सकती हूँ। करण को एहसास हुआ कि प्रेरणा बचपन से लोगों से लड़ रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी बिंदास और स्ट्रीट स्मार्ट थी। भले ही तुम लड़ सकती हो, लेकिन दखल मत देना। अगर हंगामे में किसी ने तुम्हारा सुंदर चेहरा मार दिया तो बाद में तुम उन्हें मार भी दो, वो इसके लायक नहीं होगा। बस निधि को प्रोटेक्ट करो और मेरे पीछे रहो, करण ने कहा। प्रेरणा की आंखें चमक उठीं, वो करण को घूरने लगी। करण, क्या तुम अच्छे फाइटर हो? करण मुस्कुराया और जवाब दिया, थोड़ा बहुत। प्रेरणा ने करण की मुस्कान देखी और तुरंत उत्साहित हो गई। ठीक है करण, चिंता मत करो, मेरे रहते निधि सेफ रहेगी। करण ने निधि को देखकर मुस्कुराया, अगर लड़ाई हुई तो खून हो सकता है। अगर तुम्हें डर लगता है तो मत देखना, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। निधि ने सिर हिलाया, मुझे खून से डर नहीं लगता। रुपेश की तरफ, उसने अपने पुरुषों के ग्रुप से बात की थी, जो एक फ्लावर आर्म यूथ की लीडरशिप में खड़े हुए और करण की ओर चले। रेड, क्या ये वही लड़का है जिसने तेरा डील चुराया? रुपेश ने करण को ठंडी मुस्कान के साथ घूरते हुए कहा। हाँ, 4.4 करोड़ की कमीशन वाली डील, सब इसके कारण। फ्लावर आर्म यूथ आगे बढ़ा, उसने एक पैर सोफे पर रखा और करण को ऊपर से नीचे देखा। लड़के, तूने मेरे भाई का डील चुराया और उसकी रोजी रोटी छीन ली। इसका हिसाब कैसे करेगा? करण ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन सच्चाई बताने की जरूरत नहीं समझी। अगर लोग जानबूझकर मुसीबत मोल लेना चाहते हैं तो वह क्यों तर्क वितर्क में पड़े? भाई, मैं शिमला में नया हूं और मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रही। क्यों न तुम मुझे समझा दो? टैटू वाला युवक हैरान रह गया, शायद उसे करण की शांति की उम्मीद नहीं थी। वह करण के बगल में धम्म से बैठ गया। ठीक है, मैं हमेशा से निष्पक्ष रहा हूं। तुमने रंजीत का बड़ा ऑर्डर चुरा लिया, जिससे उसे 9 लाख की कमीशन मिली। तुमने ऑर्डर और उपलब्धियां ले लीं, क्या तुम्हें उसे कमीशन नहीं देना चाहिए? करण ने शांति से सिर हिलाया, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। टैटू वाले युवक को करण का जवाब सुनकर झटका लगा। रूपेश ने उसे नहीं बताया था, उसने 9 लाख की कमीशन की बात तो बताई, लेकिन अगर किसी को परेशान करना है तो कोई वजह तो होनी चाहिए ना। यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ उगाही है तब भी कोई कारण तो चाहिए, वरना ये तो डकैती हो जाएगी। टैटू वाला युवक सोच रहा था कि करण जरूर अपना बचाव करेगा और तर्क देगा, लेकिन करण ने तो बस कहा, बस इतनी सी बात। क्या वो सचमुच पैसे देकर मुसीबत टालने को तैयार है? टैटू वाला युवक हंसा, बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ ऑर्डर चुराने की कमीशन की बात है। तुमने उसे उसकी सेल्स टीम लीडर की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। वो नौकरी अच्छे फायदे वाली थी और दूसरी ऐसी नौकरी मिलना आसान नहीं है। तुम्हें उसका हर्जाना देना चाहिए, है ना? हम कोई अनुचित लोग नहीं हैं, ज़्यादा नहीं मांग रहे, बस 1 लाख। कुल मिलाकर 10 लाख दे दो और हम ये बात भूल जाएंगे। सब मिलकर एक ड्रिंक पी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। करण ने पलक झपकाए, अगर मैं पैसे न दूं तो? टैटू वाला युवक हंसा, उसकी आंखें लालच से प्रेरणा और निधि के चेहरों पर टिकी। ये तुम्हारी लड़कियां हैं ना? काफी आकर्षक हैं। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, बस इन दोनों खूबसूरत लड़कियों को हमारे साथ रात बिताने दे दो, हमें खुश रखें और फिर मैं पैसे नहीं मांगूंगा। करण की आंखों में ठंडी चमक उभरी और वो हंसा, 10 लाख, हाँ,
इतने बड़े ग्रुप के साथ हमें घेर कर मैं तो सोच रहा था कि तुम कुछ और ही करना चाहते हो। करण ने अपनी जेब से बेफिक्री से एक बैंक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया, साथ ही बर्फ की बाल्टी से दांतेदार स्टेनलेस स्टील आइस क्लिप भी उठा लिया। तुम सच जानते हो, मैं सच जानता हूँ और मुझे इसे समझाने का मन नहीं। इस कार्ड में पहले 5 करोड़ थे, मैंने कुछ लाख खर्च किए, अब इसमें करीब 4.4 करोड़ बचे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। टैटू वाला युवक बैंक कार्ड को घूरने लगा, फिर करण के हाथ में आइस क्लिप पर नजर पड़ी और उसका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। ये लड़का आसान नहीं लगता। इस रुख से तो लगता है जो भी हाथ बढ़ाएगा वो उसे ठोक देगा। टैटू वाला युवक हंसा, तुम मुझे आइस क्लिप से डराने की कोशिश कर रहे हो। करण ने आइस क्लिप को हाथ में खेलते हुए टैटू वाले युवक की ओर देखा और मुस्कुराया, डराना? मैं तुम्हें क्यों डराऊं? पैसे यहाँ हैं, बस ले लो। टैटू वाले युवक को अपमानित महसूस हुआ और वो हंसा, मैं ले लूंगा, देखता हूं तुम क्या कर लेते हो। लड़कों, अगर ये कुछ करने की हिम्मत करे तो इसके पैर तोड़ दो। टैटू वाला युवक ने धमकी दी और फिर बैंक कार्ड की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां कार्ड को छूने वाली थीं, एक ठंडी चमक सबकी आंखों के सामने से गुजरी। धड़ाम! टैटू वाला युवक, जो पहले सोफे पर बैठा था, अचानक नीचे गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। टेबल पर स्टेनलेस स्टील का आइस क्लिप उसके हाथ के पीछे से आर पार होकर लकड़ी की टेबल में गहराई तक धंस गया था। करण का बिजली जैसा तेज हमला साफ, क्रूर और डरावना था, जिसने टैटू वाले युवक के साथ आए पूरे ग्रुप को डरा दिया। हाय राम, ये तो खतरनाक इंसान है। आइस क्लिप से न सिर्फ हथेली को छेद दिया, बल्कि ठोस लकड़ी की टेबल में इतना गहरा घुसा दिया। इसके लिए कितनी ताकत चाहिए? टैटू वाले युवक का हाथ टेबल पर सांप की 7 इंच की तरह पिन हो गया था, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो बस गुस्से में चिल्ला सका, तुम सब क्या इंतजार कर रहे हो? जाओ, इसे। दर्द हो रहा है। करण ने आइस क्लिप के ऊपरी हिस्से को पकड़कर 2 बार हिलाया और मुस्कुराया, अगर लड़ाई शुरू हुई तो मुझे ये आइस क्लिप निकालना पड़ेगा। दर्द के लिए तैयार रहो। टैटू वाला युवक दांत पीसते हुए बोला, घमंड मत कर, तुम आज यहाँ से निकल नहीं पाओगे। करण ने हंसते हुए बैंक कार्ड उठाया, चूंकि तुमने इसे नहीं लिया, मैं इसे वापस ले लेता हूँ। लेकिन तुम इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं प्रवेश द्वार के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। अकेले आओ या किसी को बुलाओ, आज इसे पूरी तरह सुलझा लेते हैं। करण की नज़र रूपेश पर पड़ी, अगर तुम सिर्फ इन कुछ लोगों के भरोसे मुझे परेशान करने आए हो तो शायद ये काफ़ी नहीं है। क्यों ना कुछ और लोगों को बुला लो। रूपेश का दिल धक धक करने लगा, डर से उसका मन घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि करण इतना खतरनाक होगा। रूपेश ने दांत पीसते हुए अपना मोबाइल निकाला, अगर तुम में हिम्मत है तो रुको, मैं भाई फरहान को बुलाता हूँ, वो तुम्हें काट डालेगा। बार के बाहर करण ने एक सिगरेट जलाई और निधि को चिंता से देखा, डर तो नहीं लग रहा? निधि का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों में प्रशंसा थी, मुझे डर नहीं लग रहा। प्रेरणा की आंखें चमक रही थीं, करण, क्या तुम भी मार्शल आर्टिस्ट हो? करण मुस्कुराया, हाँ। प्रेरणा उत्साहित होकर बोली, कोई आश्चर्य नहीं। आइस क्लिप का अगला हिस्सा पूरी तरह से तेज नहीं था, फिर भी तुमने उसे टेबल में इतना गहरा घुसा दिया। साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते और तुम्हारी चाल इतनी तेज थी, बस एक धुंधला सा नजारा और हाथ पहले से ही घायल हो गया। तुम कमाल हो। करण हंसते हुए बोला, मैंने तो शुरुआत में तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने की पेशकश की थी ताकि परेशानी कम हो, लेकिन मेरी परेशानी पहले आ गई, जिससे तुम लोग मजे नहीं कर पाए। प्रेरणा हंसी, पीना और डांस करना उतना मजेदार नहीं है जितना लड़ाई देखना। करण, क्या हम सचमुच उनके मदद के लिए बुलाए लोगों का इंतजार कर रहे हैं? करण ने सिर हिलाया, अगर हम अभी चले गए तो वो लोग मुझे परेशान करने के तरीके ढूंढ लेंगे। बेहतर है कि हम अभी पूरी तरह से इस परेशानी को निपटा लें ताकि बाद में और दिक्कत ना हो। टैटू वाला युवक बार से बाहर आया, उसकी टी शर्ट उसके हाथ पर लपेटी हुई थी। वो नंगा सा था, अपने टैटू दिखाते हुए, और गुस्से में चिल्लाया, सब लोग एक साथ जाओ, इसे अक्षम कर दो। आसपास के युवकों ने पहले से ही बियर की बोतलें, ईंटें और डंडे उठा रखे थे और वो करण की ओर दौड़े। ये गुंडे लड़ाई में काफ़ी अनुभवी और क्रूर थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि उनका सामना करण से हुआ, जो एक किलिंग मशीन था। जैसे ही करण उनमें घुसा, ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा आदमी किंडरगार्टन के बच्चों को पीट रहा हो। बस एक एक मुक्के से उसने पूरी टोली को पलक झपकते ढेर कर दिया। करण ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन लोगों के या तो हाथ टूटे या पैर, और वो जमीन पर दर्द से चीख रहे थे। करण ने बेफिक्री से एक छीना हुआ डंडा फेंका, अपने हाथ झाड़ते हुए, इतने कमजोर लड़ने की ताकत के साथ तुम 10 करोड़ की उगाही करने की हिम्मत करते हो? क्या पैसा इतना सस्ता हो गया, या तुम्हारा दिमाग पानी से भर गया है जो इतना फूल गया है? टैटू वाला युवक हैरान रह गया, क्या ये इतना खतरनाक है? उसने मुश्किल से एक घूंट निगला और अनजाने में रूपेश की ओर देखा, उसकी आंखों में दोषारोपण था। तुमने किसे छेड़ दिया? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो?
रूपेश के माथे पर पसीना था और उसके दिल में डर और पछतावा था। अगर उसे पता होता कि करण इतना ताकतवर है तो वो उसे कभी नहीं छेड़ता। ये तो खुद मुसीबत मोल लेना हुआ। मैंने भाई फरहान को फ़ोन कर दिया है और वो पास में ही पी रहा है। वो जल्दी यहाँ होगा। टैटू वाला युवक ने राहत की सांस ली। अच्छा है। बार के कई मेहमान जो तमाशा देखने आए थे आसपास इकट्ठा हो गए। जानकर कि जल्दी ही मदद आएगी, टैटू वाले युवक का आत्मविश्वास लौट आया। तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। भाई फरहान जल्दी आएगा और वो तुम्हें घुटनों पर गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देगा। करण हंसा और पूछा, जिस भाई फरहान की तुम बात कर रहे हो, जो बिना सोचे समझे लोगों को काटता है, वो काफी ताकतवर लगता है। वो कौन सा भगवान है? टैटू वाला युवक हंसा। भाई फरहान को फास्ट नाइफ के नाम से जाना जाता है। जब वो अपनी तलवार चलाता है तो पानी की एक बूंद भी उसमें नहीं घुस सकती। पलक झपकते ही वो तुम्हें 8 बार काट सकता है। जब वो लोगों को काटना शुरू करता था तब तुम अभी खुले पैंट पहनते थे। उसका सबसे मशहूर रिकॉर्ड है कि उसने पूरी सड़क के लोगों को काट डाला। लड़के, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। करण का चेहरा अचानक अजीब सा हो गया। ब्लैक बम्बू कंपनी का फरहान, जिसे फास्ट नाइफ कहते हैं, वही जिसका हाथ उसने तोड़ा और फिर डंडे से बेहोश कर दिया था। करण की नज़र रूपेश पर पड़ी और उसे मजा आने लगा। रूपेश, क्या तुम इस भाई फरहान के करीब हो? रूपेश हंसा। मैंने भाई फरहान के साथ शराब पी है। तुम क्या सोचते हो? करण ने आंखें चौड़ी की। वो वाली शराब पीना जहां तुम उसे जानते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं जानता। रूपेश को अचानक अपमानित महसूस हुआ और उसका चेहरा लाल हो गया। मेरे चाचा और भाई फरहान बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अक्सर उनके साथ पीता हूँ। कौन नहीं जानता? रूपेश के चाचा अशफाक हैं, जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं और सेल्स टीम 8 में ये बात सब जानते हैं। अशफाक और फास्ट नाइफ अच्छे दोस्त हैं। क्या ये उन दोनों का निजी रिश्ता है या पूरे गुप्ता परिवार और ब्लैक बम्बू कंपनी का कोई कनेक्शन है? करण ने इसे दिमाग में नोट किया और मुस्कुराया। अब जब तुमने बताया तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। रूपेश बेवकूफ़ नहीं था। उसे समझ आ गया कि करण उसका मजाक उड़ा रहा है और वो मन ही मन हंसा। ये लड़का सोचता है कि वो अच्छा लड़ सकता है, इसलिए उसे फास्ट नाइफ से डर नहीं लगता। क्या उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक भाई फरहान उसे 8 बार काट न दे, तब उसे सबक सीखेगा। एक बिजनेस सेडान सड़क के किनारे रुकी और दरवाजा खुला। फरहान, जिसका हाथ प्लास्टर में था और गले में लटक रहा था, कार से उतरा। उसके पीछे 3 और लोग थे। उनमें से एक व्यक्ति फरहान की लंबी तलवार पकड़े हुए था। भाई फरहान, रूपेश और टैटू वाला युवक दौड़कर गए, लेकिन फरहान का घायल हाथ देखकर वो हैरान रह गए। भाई फरहान को चोट कैसे लगी? वो भी दाहिने हाथ में। अब वो लोगों को कैसे काटेगा? कोई बात नहीं, अगर भाई फरहान खुद नहीं लड़ सकते तो उनके पीछे और विशेषज्ञ हैं। आज वो करण को हर हाल में ठोक देंगे। फरहान स्थिर होकर खड़ा हुआ, अपने बाएं हाथ से सिगरेट मुंह से निकाली। क्या हुआ? टैटू वाला युवक और रूपेश ने पूरी कहानी को और मसाला लगाकर सुनाया। रूपेश ने करण की पृष्ठभूमि पर भी जोर दिया। भाई फरहान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना आज मेरी इज्जत नहीं बचेगी। फरहान करण की ओर बढ़ा और हंसा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सा भगवान इतना घमंडी है कि लोगों को पीटकर भागता नहीं बल्कि यहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। करण मुस्कुराते हुए बोला, मैं हूँ भाई फरहान। काफी समय हो गया। तुम्हारा सिर का चक्कर कैसा है? अब तुम अपने हाथ को लटकाकर इधर उधर घूम रहे हो। फरहान के कदम अचानक रुक गए और उसके चेहरे का घमंड तुरंत जम गया। उसकी जगह मृत्यु सी सफेदी ने ले ली। मिस्टर करण। करण ने हल्के से मुस्कुराया। अगर मैं नहीं तो लगता है हमारी किस्मत काफी जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले मिले थे और अब यहाँ फिर टकरा गए। फरहान का माथा पसीने से भीग गया। कमबख्त रूपेश, अगर तुम मरना चाहते हो तो दूर जाकर मरो, मुझे इसमें मत घसीटो। तुमने इस किले को छेड़ लिया। क्या तुम अमर होकर आत्महत्या करना चाहते हो? पहले फरहान पर करण ने हमला किया था, उसका दाहिना हाथ तोड़ा, उसे डंडे से बेहोश कर दिया और अस्पताल भेज दिया, जहां उसे हल्का सा सिर का चक्कर डायग्नोस हुआ था। फरहान ने एक दिन अस्पताल में बिताया, हाथ में प्लास्टर बांधकर घर चला गया। 2 दिन बाद उसे अमित का फोन आया। आयरन फिस्ट मर गया, इविल घोस्ट मर गया, डायरेक्टर युगांश भी मर गया। तीनों को करण ने उनके ठिकाने पर जाकर मार डाला। अमित से उस दिन की घटना का वर्णन सुनकर फरहान को ठंडा पसीना छूट गया और उसे डर की वजह से राहत मिली। शुक्र है कि करण से मिलने वो खुद गया था। करण ने पहली बार उस पर रहम किया, सिर्फ उसका हाथ तोड़ा और उसे बेहोश किया। अगर उस दिन इविल घोस्ट या आयरन फिस्ट गए होते तो वो बेस पर रहता और करण के हाथों मारा जाता। इसलिए 2 दिन तक घबराहट में रहने के बाद फरहान को अमित ने कहा कि वो अच्छे से ठीक हो जाए, क्योंकि करण के साथ उसकी दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। तब जाकर वो निश्चिंत हुआ। वो कई दिनों से चिंता में था और अब जब उसका मन शांत हुआ तो फरहान ने अपने कुछ भाइयों को बुलाकर शराब पी और चुपके से अपनी जान बचने का जश्न मनाया। लेकिन उसे रूपेश का फोन आया।
रूपेश का चाचा गुप्ता परिवार का सदस्य था और गुप्ता परिवार के पीछे आतान ग्रुप और ब्लैक बंबू कंपनी थी। इसलिए गुप्ता परिवार और हेजू कंपनी स्वाभाविक रूप से करीब थे और उसने पहले अशफाक के साथ डील की थी। वो लड़का उसके प्रति बहुत सम्मानजनक था, इसलिए फरहान को उसके साथ पीना अच्छा लगता था। अशफाक के भतीजे को उसके इलाके में परेशान किया गया था। फरहान को नैतिक और तार्किक रूप से रूपेश की मदद करनी थी, वरना बाद में अशफाक को जवाब देना मुश्किल होता। लेकिन फरहान ने कभी नहीं सोचा था कि रूपेश ने करण इस किले को छेड़ लिया। कुछ समय पहले वो अपनी जान बचने का जश्न मना रहा था, लेकिन अब ये कमबख्त रूपेश उसे एक फ़ोन कॉल के साथ सीधे करण के सामने खींच लाया। क्या संयोग! हाँ, बहुत बड़ा संयोग। हम बस कुछ दोस्तों के साथ जगह बदलने की योजना बना रहे थे और बार में पीने आए थे। रूपेश हैरान था, सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें लड़ने के लिए बुलाया था, तो तुम बातें क्यों कर रहे हो? पीना, लड़ाई करो। भाई फरहान, ये वही लड़का है। तुम्हें मेरी बदला लेने में मदद करनी होगी। वैसे इसके साथ वाली ये दो लड़कियां बहुत सुंदर हैं, इन्हें हमारे साथ रात बिताने दो। फरहान का दिमाग फट गया और उसने रूपेश के चेहरे पर अपने हाथ के पीछे से एक जोरदार थप्पड़ मारा। रूपेश अचानक थप्पड़ खाकर हैरान रह गया। भाई फरहान ने मुझे क्यों मारा? टैटू वाला युवक भी कंफ्यूज था। भाई फरहान, क्या रंजीत हमारा आदमी नहीं है? फरहान को ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत के कगार पर खड़ा हो। उसने पलटकर अपने पीछे खड़े छोटे भाई से लंबी तलवार छीनी, उसे जोर से खींचा, मयान के साथ, और हवा में ताकत से मारा। टैटू वाले युवक का पैर इस जोरदार प्रहार से झुक गया और वो अनजाने में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। फरहान रूपेश के पास गया, तलवार को उसकी पीठ पर मारा, जिससे वो लड़खड़ा गया, फिर जमीन से स्टील की ब्लेड निकाली और उसे रूपेश की गर्दन पर रख दिया। गुस्से में चिल्लाया, घुटनों पर बैठ। क्या तुम मिस्टर करण को छेड़ने लायक हो? तुम अंधे हो गए हो। मिस्टर करण से तुरंत माफी मांगो। टैटू वाले युवक और रूपेश को ठोकने के बाद फरहान पलटा, उसका चेहरा अजीब और घबराहट भरी मुस्कान से भरा था। झुककर उसने माफी मांगी, मिस्टर करण, इन दोनों को कुछ समझ नहीं है और इन्होंने आपको नाराज कर दिया। मैं आपकी ओर से इन्हें सबक सिखाऊंगा। इस दृश्य ने सबको हैरान कर दिया। टैटू वाला युवक और रूपेश का भाई फरहान, जिसके बारे में इतना डींग मार रहा था, करण को देखकर इतना डर गया। मिस्टर करण, ये आदमी कौन है? क्या ये इतना ताकतवर है? प्रेरणा और निधि की आंखें चौड़ी हो गईं। वो अविश्वास से घुटनों पर बैठे दोनों लोगों को और फिर करण की शांत मुद्रा को देख रही थीं। उनकी आंखें प्रशंसा के छोटे छोटे सितारों से भरी थीं। करण भाई कितने कमाल हैं। करण कितने मैनली हैं। करण ने उदासीनता से कहा, क्या तुम उनके द्वारा बुलाए गए रक्षक नहीं हो? उनकी मदद नहीं करोगे? फरहान ने बिना हिचकिचाहट के सिर हिलाया, मैं तो बस यहाँ पीने आया था। इनसे टकराना एक संयोग था। कौन सा रक्षक? मिस्टर करण के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। करण ने फरहान की बकवास पर ध्यान नहीं दिया, सीधे पूछा, क्या तुम अशफाक के करीब हो? फरहान झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने देखा कि करण का उसे क्रूरता से निपटने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने सावधानी से जवाब दिया, डायरेक्टर युगांश का गुप्ता परिवार के साथ बिजनेस था। मैं कभी कभी अशफाक के साथ पीता हूँ और हम काफ़ी करीब हैं, लेकिन आप जानते हैं मिस्टर करण, ये कोई असली रिश्ता नहीं है। करण मुस्कुराया, डायरेक्टर युगांश का बिजनेस दायरा काफ़ी बड़ा है, हर जगह बिजनेस ढूंढ लेता है। फरहान ने घबराते हुए जवाब दिया, ये सब अवतान के डायरेक्टर तारुश के रिश्ते की वजह से है। हम सब तकनीकी रूप से एक परिवार हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब मौका मिलता है हम एक दूसरे को बिजनेस देते हैं। करण ने आंखें सिकोड़ी, तो गुप्ता परिवार का अवतान ग्रुप के साथ भी कनेक्शन है। आतन ग्रुप के डायरेक्टर तारुश गुप्ता परिवार को चुपके से सपोर्ट कर रहे हैं और उनका बैकबोन है। करण ने वह जवाब पा लिया जो वह चाहता था और उसने और सवाल नहीं किए। उसकी नज़र रूपेश के चेहरे पर पड़ी। रूपेश तुम्हारा दोस्त है ना? उसने आगे कहा, उसने अभी अभी मेरी दो छोटी बहनों को अपने गंदे मुंह से अपमानित किया। फरहान की आंखों में एकाएक क्रूरता की चमक उभरी और उसने अपनी तलवार की म्यान को रूपेश की तरफ फेंक दिया, जो सीधे उसके मुंह पर जा लगी। आह! रूपेश दर्द से चीखा, उसका मुंह खून से भर गया और एक झटके में कई दांत टूट गए। फरहान वो इंसान था जो बिना कुछ कहे किसी को काट सकता था, तो ऐसी जिंदगी और मौत की स्थिति में वह रूपेश पर दया क्यों दिखाता? मिस्टर करण, करण ने रूपेश की तरफ देखा, तुम्हारे पास कोई बैकअप है? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। रूपेश ने हताशा में सिर हिलाया। वह एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। वह अपने चचेरे भाई से संपर्क कर सकता था, लेकिन उसका क्या फायदा? अशफाक सिर्फ अश्वंत से मदद मांग सकता था और अश्वंत को शायद अमित से मदद लेनी पड़ती। अमित फिर भी क्विक नाइफ और दूसरों पर निर्भर था। अगर क्विक नाइफ पहले ही डर गया था और मुंह फेर चुका था, तो आखिरकार सारा मामला उल्टा नहीं पड़ जाएगा। रूपेश बेवकूफ़ नहीं था, उसे समझ आ गया कि उसने एक लोहे की दीवार से टकरा लिया था। क्या उसने नहीं देखा कि क्विक नाइफ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था?
क्विक नाइफ करण को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सका और डर के मारे थरथर कांप रहा था। रूपेश का मुंह खून से भरा था और उस युवक का हाथ छेद दिया गया था। करण ने अब उनकी परवाह नहीं की और फरहान से बेपरवाह होकर कहा, अपने आदमियों को काबू में रखो। अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा। बात जानलेवा किस्म की। फरहान के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया और उसने तुरंत सम्मानपूर्वक जवाब दिया, निश्चिंत रहें मिस्टर करण, मैं वापस जाकर उन्हें सबक सिखाऊंगा। करण दो महिलाओं की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, चलो। करण और दोनों महिलाओं को टैक्सी में बैठते देख फरहान ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली, अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और अपनी झुकी कमर को सीधा किया। फ्लावर आर्म यूथ पास आया और धीरे से बोला, भाई नाइफ, क्या ये मिस्टर करण बहुत ताकतवर हैं? फरहान ने उसे एक थप्पड़ मारा और बुदबुदाया, कमबख्त, तुमने मुझे लगभग मरवा दिया था, समझे? फ्लावर आर्म यूथ ने अपना चेहरा छुआ और शिकायती लहजे में कहा, ये सब रेड की गलती थी। फरहान ने ठंडे स्वर में कहा, उसके चेहरे को अच्छे से याद कर लो और बाकियों को भी बता दो कि आंखें खुली रखें। उसे फिर से भड़काने की गलती मत करना, वरना तुम मर जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए तुम्हें मारना चींटी कुचलने जितना आसान है। फ्लावर आर्म यूथ की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत सहमति जताई, हाँ भाई नाइफ। भाई नाइफ, ये ताकतवर शख्स कौन है? थोड़ा और बता सकते हैं? फरहान ने एक पल सोचा और फैसला किया कि उन्हें और बताना चाहिए, वरना ये नासमझ लड़के बाद में मुसीबत खड़ी कर सकते थे जो उसके लिए विनाशकारी हो सकता था। फरहान ने फ्लावर आर्म यूथ को पास बुलाया और फुसफुसाया, कंपनी के मैनेजर युगांश, आयरन फिस्ट और एविल घोस्ट सब मर चुके हैं। फ्लावर आर्म यूथ का चेहरा एकदम बदल गया, डर से भर गया। कमाल है, ये शख्स इतना खतरनाक है। फरहान ने अपनी टूटी हुई बांह हिलाई, ये उसने तब किया जब मैंने पहली बार उससे पंगा लिया था। उसने वास्तव में मुझे बख्श दिया, वरना खैर। फ्लावर आर्म यूथ की खोपड़ी झंझना उठी और उसने जल्दी से सिर हिलाया, धन्यवाद भाई नाइफ कि आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो गया था। फरहान ने हाथ हिलाया, किसी को हॉस्पिटल भेजो। फरहान रूपेश के सामने पहुंचा जो उसे नाराजगी भरी नजरों से देख रहा था और शांति से बोला, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा होता तो तुम और भी बुरे हाल में मरते। मैं तुम्हें याद दिला दूं, वह ऐसा शख्स नहीं है जिससे तुम उलझ सको, न तुम्हारा चाचा, न ही मिस्टर अश्वंत। बस इतना ही, वरना अगली बार सिर्फ कुछ दांत नहीं टूटेंगे। रूपेश की आंखें फटी की फटी रह गईं, यहां तक कि मिस्टर अश्वंत भी उससे नहीं उलझ सकते। भाई नाइफ, ये आखिर है कौन? फरहान ने रूपेश को ज्यादा नहीं बताया, मुझे भी ठीक ठीक नहीं पता। अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानना चाहते तो उससे पंगा लेते रहो, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटना। मैं अभी जीना चाहता हूँ, मरना नहीं। ... जब करण ने निधि को घर पहुंचाया तब रात के 12 बज चुके थे। स्टडी रूम में लैंप की रोशनी जल रही थी, जिससे पता चल रहा था कि प्रियंका अभी भी ओवरटाइम कर रही थी। नहाने के बाद करण अपने बाल सुखाते हुए स्टडी रूम के आधे खुले दरवाजे तक गया और खटखटाया। प्रियंका ने सिर उठाया और बेपरवाही से कहा, वापस आ गए? करण ने सिर हिलाया, अभी भी बिजी हो? प्रियंका के चेहरे पर चिंता की छाया थी, वह कुछ कहने को हुई लेकिन रुक गई और आखिर में बोली, तुम पहले सो जाओ। करण जाने की बजाय स्टडी रूम में घुसा और प्रियंका के सामने बैठ गया, लोन नहीं मिल रहा। प्रियंका ने करण की ओर देखा, तुम्हें कैसे पता? करण हंसा, हेला बैंक कर्ज की मांग कर रहा है और कंपनी की वर्किंग कैपिटल वापस ले रहा है। कंपनी के खाते अब लगभग खाली हैं। एकमात्र समाधान है लोन के लिए अप्लाई करना, ताकि कंपनी का ऑपरेशन चलता रहे और अधिग्रहण के लिए फॉलोअप फंड्स का भुगतान हो सके। अश्वंत और बाकी लोग इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही तुम लोन लेने में नाकाम रहोगी, तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि जैसे ही वह तुम्हारी जगह लेगा, लोन मंजूर हो जाएगा और हेला बैंक तुरंत कंपनी के लिए लोन चैनल खोल देगा? प्रियंका ने हैरानी से करण को देखा, तुम्हें ये सब कैसे पता? करण हंसा, कंपनी में ये बात हर जगह फैली हुई है। जाहिर है अश्वंत ये सब जानबूझकर कर रहा है। इस तरह वह तुम्हारे समर्थन में उठने वाली कुछ आवाज़ों को दबा सकता है और आसानी से सत्ता हासिल कर सकता है। प्रियंका ने अपने हाथ उठाए, अपनी कनपटियों को रगड़ा और चिंतित दिखी, आज मैंने उन बैंकों को फ़ोन किया जिनसे हमने पहले बात की थी, लेकिन सबने अपनी बात से मुकर गए और तरह तरह के बहाने बनाकर मुझे मना कर दिया। तुम्हारा बैकअप प्लान क्या है? करण ने सीधे पूछा, अश्वंत ने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है और तुम्हें इसका अंदाजा तो होगा ही। जब तुमने उसकी साजिश को स्वीकार किया और एक सैन्य आदेश जारी किया तो तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई सपोर्ट रहा होगा। प्रियंका की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। उसे एहसास हुआ कि करण, जिसे बोर्ड मीटिंग्स या कंपनी की हाई लेवल मीटिंग्स में शामिल होने की योग्यता भी नहीं थी, कंपनी में हो रही हर बात से अच्छी तरह वाकिफ था। पिछली बार की देर रात की बातचीत के बाद से प्रियंका का करण के बारे में नजरिया काफी बदल गया था। वह अब अपनी चिंताएं, जो वह किसी और से नहीं कह सकती थी, करण के साथ साझा करने को तैयार थी।
भले ही करण उसकी मदद न कर सके, लेकिन कोई उसकी बात सुन ले ये भी अच्छा था। हाँ, लेकिन अब वो बेकार है। करण ने भौहें से कुढ़ी। क्यों? प्रियंका ने आह भरी। मुझे अश्वंत की योजना पता थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि उसमें इतनी ताकत है कि वह इतने सारे बैंकों को हमें लोन देने से मना करवा दे। इसके अलावा शिमला कमर्शियल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मेरे पिता के अच्छे भाई हैं और मल्होत्रा ग्रुप का डेट रेशियो ज़्यादा नहीं है। हम कॉर्पोरेट लोन के लिए एक प्राइम टारगेट हैं। करण ने जो सुना उससे वह नतीजा निकाल सका। आखिर में तुम्हें पता चला कि न सिर्फ वे बैंक जिन्होंने पहले लोन देने का वादा किया था अपनी बात से मुकर गए, बल्कि तुम्हारा आखिरी सहारा वह वाइस प्रेसिडेंट भी जिसने तुम्हें मना कर दिया, है ना? प्रियंका का चेहरा परेशान दिखा। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुप्ता परिवार के पास कुछ कनेक्शंस और प्रभाव हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि इतने सारे बैंकों के फैसले को प्रभावित कर सके। यहाँ तक कि मेरे चाचा जो हमेशा मेरा साथ देते थे उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। करण ने पूछा, उन्होंने कैसे मना किया? क्या उन्होंने तुम्हें कोई सलाह दी? प्रियंका ने हैरानी से करण को देखा। तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने मुझे सलाह दी? करण ने समझाया, तुम्हारे लहजे से लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट का तुम्हारे पिता से वाकई अच्छा रिश्ता है। अब दबाव में उन्हें तुम्हारी मदद से इनकार करना पड़ा और उन्हें थोड़ा अपराधबोध जरूर हो रहा होगा। शायद वे तुम्हें कुछ संकेत या सलाह देना चाहते हों। प्रियंका ने होंठ सिकुड़े। हाँ, उन्होंने कहा कि वे मुश्किल स्थिति में हैं और मेरी मदद नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं हार मान लूं, कहा कि मैं गुप्ता परिवार को हरा नहीं सकती। मुझे हार मान लेनी चाहिए, अपनी हिस्सेदारी अच्छे दाम पर बेच देनी चाहिए, मल्होत्रा ग्रुप से निकल जाना चाहिए और शिमला शहर छोड़ देना चाहिए। करण ने सिर हिलाया और अचानक पूछा, क्या तुम आतन ग्रुप के बारे में जानती हो? प्रियंका ने करण को हैरानी से देखा। बिल्कुल, वे शिमला शहर से शुरू हुआ एक फाइनेंशियल जायंट हैं। भले ही उनका हेडक्वार्टर शिमला में हो, लेकिन उनका बिजनेस पूरे प्रांत में फैल चुका है। करण हंसकर बोला, गुप्ता परिवार के पीछे की ताकत आतन ग्रुप है। प्रियंका के चेहरे पर सदमा उभरा। आतन ग्रुप? करण ने सिर हिलाया। जैसा तुमने कहा, गुप्ता परिवार के पास इतनी ताकत नहीं हो सकती, लेकिन आतन ग्रुप एक फाइनेंशियल टायकून होने के नाते बैंकिंग सेक्टर में पर्याप्त प्रभाव रखता है। प्रियंका की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या आतन ग्रुप ने ही बैंकों को अपनी बात से मुकरने और मुझे लोन देने से मना करने के लिए मजबूर किया? तुम्हें ये कैसे पता? करण हंसा। बस एक इत्तेफाक। प्रियंका के मन में मिली जुली भावनाएं उमड़ पड़ीं। करण कंपनी में कुछ ही दिन से था, लेकिन उसे गुप्ता परिवार के पीछे की ताकत के बारे में पता था। वहीं दूसरी ओर वह इतने समय से कंपनी में थी और अश्वंत से इतने समय तक डील कर रही थी, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। प्रियंका के दिल में हार का भाव जागा। क्या वह वाकई में पूरी कंपनी को मैनेज करने की काबिलियत नहीं रखती थी? रिमाइंडर के लिए शुक्रिया, मैं इस पर और सोचूंगी। तुम अब सोने जाओ, करण ने जवाब दिया। तुम भी जल्दी आराम कर लो ताकि जंग के लिए एनर्जी इकट्ठी कर सको। करण के जाने के बाद प्रियंका खाली कमरे के दरवाजे को देखती रही, मन में मिली जुली भावनाएं लिए। काम के दिन करण के लिए आराम करने के दिन थे। हालांकि करण एक टीम लीडर था, वह शायद ही कुछ करता था और हर चीज के लिए अर्पित से मदद मांगता था। उसके दिन आसान और खुशहाल थे। प्रियंका हर दिन लोन की बातों में व्यस्त रहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। शुक्रवार आ चुका था और जब काम खत्म होने का समय हुआ, करण को अचानक प्रियंका का फोन आया। करण थोड़ा हैरान था, क्योंकि यह पहली बार था जब प्रियंका ने खुद उसे फोन किया था। काम के बाद तुम्हारे पास समय है? करण ने जवाब दिया। हाँ, क्या बात है? प्रियंका थोड़ा हिचकिचाई। मुझे एक डिनर अपॉइंटमेंट में जाना है, लेकिन मुझे अकेले जाने में अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? करण हंसा। लोन से जुड़ा डिनर है? प्रियंका ने पुष्टि की। हाँ। करण ने भौहें से कुढ़ी। काम के समय में तुमसे डिटेल्स डिस्कस करने की बजाय वे तुमसे प्राइवेट डिनर करना चाहते हैं। प्रियंका की आवाज़ थोड़ी कमजोर हो गई। हाँ। करण को स्थिति का अंदाजा हो गया और वह मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। थैंक यू। प्रियंका को जैसे राहत की सांस मिली। उसने करण को फ़ोन करने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी, क्योंकि वे एक साथ रहते थे, लेकिन उनका कोई खास रिश्ता नहीं था। डिनर कहाँ है? ब्राइटन होटल। होटल? करण ने भौहें उठाईं, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। हम होटल में मिलते हैं या एक साथ जाते हैं? प्रियंका ने जवाब दिया। मेरी कार में चलो। करण ने बिना हिचक सहमति जताई। ठीक है। प्रियंका ने याद दिलाया। काम खत्म होने के बाद जल्दी मत निकलना, हम पार्किंग लॉट में मिलेंगे और एक साथ जाएंगे। ओके। काम के बाद करण पार्किंग लॉट में गया और अपनी कार में बैठकर मोबाइल पर गेम खेलने लगा। लगभग 20 मिनट बाद प्रियंका नीचे आए और उसने करण को फ़ोन किया। करण प्रियंका की BMW X7 के पास गया, सीधे पीछे का दरवाज़ा खोला और बैठ गया। करण ने देखा कि प्रियंका रियरव्यू मिरर में उसे देख रही थी और हंसकर बोला, मैं पीछे इसलिए बैठा हूं कि बॉस बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे साथ दिखने से कोई परेशानी न हो।
बेशक, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं पैसेंजर सीट पर बैठ सकता हूँ या फिर ड्राइव भी कर सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रियंका ने होंठ सिकोड़े। मन में एक सूक्ष्म भावना उमड़ रही थी। करण काफी सतर्क था, लेकिन जब उसने परेशानी की बात की तो क्या वह अपने लिए परेशानी की बात कर रहा था या प्रियंका के लिए? प्रियंका ने कार स्टार्ट की और होटल की ओर बढ़ी। करण अपनी सीट पर पीछे की ओर झुका और बेपरवाही से पूछा, कोई तुम्हें पैसे देने को तैयार है? प्रियंका ने होंठ काटा। नीरज, वांगजे बैंक की ब्रांच के डिप्टी हेड, जिससे मैं पहले डील कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे वह ज्यादा पसंद नहीं। करण हंसकर बोला, क्या उसे तुमसे प्यार है? करण की इस सूझबूझ से प्रियंका को शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार करण अभी भी कानूनी तौर पर उसका पति था। उसने मुझ में अपनी रुचि जताई थी, जिसे मैंने ठुकरा दिया। नतीजतन मैंने बैंक से जुड़े मामलों में ग्वानगजे बैंक से डील करने से बचने की कोशिश की। आज उसने अचानक मुझे फ़ोन किया, कहा कि बैंक में उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि मैं हर जगह लोन के लिए अप्लाई कर रही हूँ और पूछा कि क्या मुझे मदद चाहिए। करण मुस्कुराया, क्या तुम उस परियों की कहानी पर यकीन करती हो जिसमें एक नाइट किसी परेशानी में फंसी राजकुमारी को बचाता है? प्रियंका का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। करण ने आह भरी, एक मर्द का नजरिया सुनना चाहोगी? प्रियंका ने धीरे से कहा, क्या तुम कह रहे हो कि वह मुझे ब्लैकमेल करेगा? अगर मैं उसका प्रस्ताव स्वीकार करूं तो मदद करेगा, और अगर मैं मना कर दूं तो आंखें मूंद लेगा। करण हंसा, तुम ज्यादा धीमी नहीं हो, कम से कम तुम इसका कुछ हिस्सा तो सोच पाए। धीमी? प्रियंका का चेहरा थोड़ा नाराज दिखा। कुछ हिस्सा? करण ने जवाब दिया, इस शक्ल में कोई सीक्रेट नहीं होता। जब नीरज को पता है कि तुम लोन लेने में असफल रही हो तो उसे इसका कारण भी जरूर पता होगा। जब तक कि नीरज का खुद का बहुत मजबूत बैकग्राउंड न हो जो बाहरी दबाव को नज़रअंदाज कर सके, अगर वह इस समय तुम्हारी मदद करता है तो वह आतंक ग्रुप का दुश्मन बन जाएगा। हालांकि इसकी थोड़ी सी संभावना है कि वह तुम्हें पसंद करता है और बाहरी दबाव की परवाह नहीं करता, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आखिरकार वह सिर्फ एक लोकल बैंक का डिप्टी हेड है, तो सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि वह खुद इस जाल का हिस्सा है। प्रियंका की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या नीरज भी गुप्ता परिवार के साथ मिला हुआ है? करण हंसा, गुप्ता परिवार ने हेला बैंक से तुम्हारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल वापस खींचवाए और आतंक ग्रुप ने तुम्हारा लोन का रास्ता बंद कर दिया। ठीक जब तुम पूरी तरह हताश हो, अचानक एक डिप्टी हेड जो तुम्हें पसंद करता है सामने आता है, तुमसे खुद संपर्क करता है और कहता है कि वह मदद कर सकता है। क्या ये सब कुछ ज्यादा संयोग नहीं है? प्रियंका कुछ सेकंड के लिए चुप रही। मैं बस कोशिश करना चाहती हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। अगर वह कोई अनुचित मांग करता है तो मैं मना कर दूंगी। करण मुस्कुराया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब हम होटल पहुंचेंगे मुझे बाहर रोक लिया जाएगा और तुम्हें अकेले उसका या शायद कई लोगों का सामना करना पड़ेगा। सावधान रहना, और अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत मुझे फ़ोन करना। प्रियंका के दिल में एक अनजानी सी घबराहट हुई। शायद नीरज के इरादे वाकई खराब थे, लेकिन फिर अगर वह उस पर भरोसा करती तो उसने करण को अपने साथ आने के लिए क्यों कहा? क्या यह इसलिए नहीं था कि उसे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था? करण ने प्रियंका का चेहरा देखा और कुछ नहीं कहा। कुछ बातें तब तक अतिशयोक्ति लग सकती हैं जब तक वे सचमुच घटित न हों। चूंकि वह पहले ही यहाँ था, वह उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता था और उसे मानव स्वभाव की क्रूरता का अनुभव करने दे सकता था। वह इस बार यहाँ हो सकता है, लेकिन अगली बार या उसके बाद की बार। जब वे होटल पहुंचे, करण प्रियंका के साथ ऊपर रिजर्व प्राइवेट रूम तक गया। प्राइवेट रूम के प्रवेश द्वार पर 4 हटे कटे बॉडीगार्ड्स खड़े थे और एक बॉडीगार्ड ने प्रियंका के लिए दरवाजा खोला। जनरल मैनेजर प्रियंका, कृपया। डिप्टी जनरल मैनेजर नीरज काफ़ी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही प्रियंका दरवाजे से अंदर गई, एक आदमी ने करण को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, कृपया बाहर इंतजार करें। प्रियंका का दिल धड़क गया। करण सही था। इन 4 लोगों ने करण की पहचान तक पूछने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि बिना सवाल किए उसे रोक लिया। करण ने कमरे के अंदर झांका और देखा कि 3 पुरुष और एक महिला जोर शोर से बातचीत में लगे हुए थे। मैनेजर प्रियंका, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। कमरे के अंदर नीरज पहले ही अपनी सीट से खड़ा हो चुका था और मुस्कुराते हुए बोला, मैनेजर प्रियंका, मैं तुम्हारा काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था। आओ, मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। प्रियंका ने अनमने ढंग से अपनी चिंताएं छोड़ी और विनम्र मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। मैनेजर नीरज, बहुत समय बाद मिले। कुछ औपचारिकताएं निभाने और सबके बैठने के बाद डिनर शुरू हुआ। हालांकि प्रियंका ने कहा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वह डिनर से बच नहीं सकी। उसने अनिच्छा से नीरज द्वारा डाली गई आधी ग्लास रेड वाइन स्वीकार की। किसी से एहसान मांगते समय चेहरा बचाने के लिए और एक बूंद वाइन न पीना। जैसे जैसे प्रियंका दूसरों से बात करती रही, उसे स्वाभाविक रूप से ध्यान नहीं गया कि नीरज ने जो ग्लास उसे दिया था उसमें पहले से ही एक साफ तरल पदार्थ था। जैसे ही रेड वाइन डाली गई, वह तरल तुरंत वाइन के साथ मिल गया।
दिन का माहौल काफ़ी हंसी खुशी का था और प्रियंका ने सही समय पर अपनी सबसे जरूरी लोन की समस्या उठाई। नीरज हंसते हुए बोला, 20 करोड़, सही है ना? क्या संयोग है, मेरे पास हाल ही में कुछ अनयूज्ड लोन कोटे हैं। मल्होत्रा ग्रुप का डेट रेशियो कम है और डेवलपमेंट तेज, जो इसे एक हाई क्वालिटी एंटरप्राइज बनाता है। मल्होत्रा को लोन देना हमारे लिए चिंता मुक्त है और मेरी लोन कोटे की समस्या भी हल करता है। सोचो तो, जनरल मैनेजर प्रियंका, तुम वास्तव में मेरा बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। प्रियंका ने हैरानी से पूछा, क्या हमें लोन मिल सकता है? नीरज ने निर्णायक रूप से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं तुम्हारी कंपनी की स्थिति पहले ही समझ चुका हूँ। हम कल ही एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और प्रोसीजर्स पूरे कर सकते हैं। साइनिंग के बाद 5 करोड़ तुरंत ट्रांसफ़र हो सकते हैं और बाकी 20 करोड़ 10 दिनों के अंदर। प्रियंका को एक अवास्तविकता का एहसास हुआ और उसने चिंतित होकर पूछा, ये लोन छोटी रकम नहीं है, क्या इसमें कोई अतिरिक्त शर्तें होंगी? नीरज मुस्कुराया और बोला, कोई शर्त नहीं। जैसा मैंने कहा, तुम्हें लोन देना तुम्हारी कंपनी की समस्याएं हल करता है और मेरे लोन बिजनेस की समस्या हल करता है। हम दोनों को फायदा होता है, तो शर्तें क्यों होंगी? प्रियंका हैरान थी, क्या वाकई कोई शर्त नहीं थी, या अभी इतने लोगों के बीच कहना सुविधाजनक नहीं था? क्या कारण गलत था? थैंक यू, प्रेसिडेंट नीरज, तुमने मेरी बहुत मदद की। नीरज ने अपना वाइन ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे सहयोग के लिए, जनरल मैनेजर प्रियंका। तुम पूरी रात इस आधे ग्लास वाइन को धीरे धीरे पी रही थी। इस समय प्रियंका स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकती थी। इसके अलावा उसके ग्लास में वाकई ज़्यादा वाइन नहीं बची थी, तो उसने उसे एक घूंट में पी लिया। नीरज ने प्रियंका को वाइन खत्म करते देखा और उसकी आंखों में एक सफल साजिश की चमक उभरी। ये देवी जैसी महिला जल्द ही उसका शिकार बनने वाली थी। प्रियंका ने थोड़ी देर और बात की और अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसने अपना सिर सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। नीरज मुस्कुराकर पूछा, जनरल मैनेजर प्रियंका, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? प्रियंका ने सिर हिलाया, लेकिन उसे लगा कि उसका दिमाग तेजी से सुस्त हो रहा था और सामने के लोग धुंधले होने लगे। प्रियंका डिनर पार्टी में आने से पहले सतर्क थी और करण की पहले की चेतावनी के साथ उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि कुछ गलत था। सामान्य नहीं, वाइन में कुछ था। प्रियंका तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन उसने इसे चेहरे पर नहीं दिखाया। उसने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए अपनी बैग उठाए और कहा, मैं बाथरूम जा रही हूँ। नीरज की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह मुस्कुराया, जनरल मैनेजर प्रियंका, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? प्रियंका का चेहरा स्वाभाविक रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में नीरज को शक हुआ कि प्रियंका ड्रग का असर होने पर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी स्वाभाविक हरकतों को देखकर, जैसे कि कुछ गलत नहीं था, वह उसे रोक नहीं सका। वह एक महिला को बाथरूम जाने से तो रोक नहीं सकता था, है ना? इसके अलावा बाथरूम कमरे के अंदर था, वह भाग नहीं सकती थी। नीरज ने प्रियंका को स्वाभाविक रूप से बाथरूम में जाते देखा और उसे समझ नहीं आया। क्या उस व्यक्ति ने, जिसने उसे ड्रग बेचा था, नहीं कहा था कि इसका असर तुरंत होता है? फिर अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं था? क्या उसने नकली ड्रग खरीद लिया था? थोड़ा और इंतजार करते हैं। वैसे भी शिकार उसके सामने था और वह आज उसे भागने नहीं देगा। बैंग! प्रियंका ने बाथरूम का दरवाजा साफ सुथरे ढंग से लॉक किया और उसका कमजोर होता शरीर अब और नहीं टिक सका, वह नीचे की ओर गिर पड़ी। प्रियंका की पलकें भारी हो रही थीं और उसका होश धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। उसने अपनी जांघ को जोर से चिकोटी काटी। तीव्र दर्द ने उसके दिमाग को एक पल के लिए थोड़ा साफ किया। इस संक्षिप्त मौके का फायदा उठाते हुए प्रियंका टॉयलेट पर बैठी, जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और करण का नंबर डायल किया। मुझे ड्रग दे दिया गया है, मैं बाथरूम में हूँ, मुझे बचा लो। करण की आवाज़ स्थिर और मजबूत थी, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। प्रियंका के दिमाग की तनी हुई डोर अचानक ढीली पड़ गई और वह अब और नहीं टिक सकी। उसका फ़ोन जमीन पर गिर गया और वह ढह गई, उसका होश एक धुंधले और अस्पष्ट अवस्था में डूब गया। बाहर करण ने फ़ोन काटा और दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ा। दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, करण ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे मोड़ा और धक्का दिया, जिससे बॉडीगार्ड अनजाने में पास के एक अन्य बॉडीगार्ड से टकरा गया। पलक झपकते ही करण दरवाजा खोलकर कमरे में घुस गया। नीरज बाद में होने वाली घटनाओं के बारे में सोच रहा था जब उसने करण को अंदर आते देखा और सहज रूप से चिल्लाया, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो! करण ने उसकी ओर देखा लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह मुड़ा और बाथरूम की ओर चला गया। कई बॉडीगार्ड्स तेजी से उसके पीछे आए, उनमें से एक ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। करण ने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह लॉक था। उसने दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। करण ने लॉक वाले हिस्से पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे दरवाजा हिल गया। लॉक का बोल्ट तुरंत टूट गया और बाथरूम का दरवाजा खुल गया। करण ने तुरंत प्रियंका को देखा, जो टॉयलेट पर बेहोश पड़ी थी। करण के होंठ अनायास मुस्कुराए।
जैसा उसने उम्मीद की थी, यह एक जाल था। इस दृश्य को देखकर नीरज को एहसास हुआ कि प्रियंका ने उसे धोखा दिया था। वह बाथरूम इस्तेमाल करने नहीं गई थी, वह मदद बुलाने गई थी। धोखा खाने की भावना से नीरज गुस्से से भर गया और चिल्लाया, उसे पकड़ो। 4 बॉडीगार्ड्स ने करण को घेर लिया। पहला बॉडीगार्ड सीधे करण का कंधा पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। करण ने बेपरवाही से अपना हाथ बढ़ाया, बिजली की तरह बॉडीगार्ड का हाथ पकड़ा और उसे मोड़ दिया। बॉडीगार्ड जमीन पर गिर गया और उसकी बाईं हथेली की 4 उंगलियां 90 डिग्री के कोण पर पीछे मुड़ गईं। नीरज का चेहरा ठहर गया और उसने जमीन पर गिरे बॉडीगार्ड को, जो अपनी उंगलियों को पकड़कर चीख रहा था, अविश्वास से देखा। ये चारों आदमी पेशेवर रूप से ट्रेंड बॉडीगार्ड्स थे, जो आसानी से 4-5 आम लोगों को संभाल सकते थे। फिर भी उनमें से एक को एक वाक्य पूरा करने से पहले ही हरा दिया गया था। सब मिलकर हमला करो। बाकी 3 बॉडीगार्ड्स गंभीर चेहरों के साथ करण की ओर दौड़े। हालांकि कुछ सेकंड के अंदर तीनों जमीन पर गिर गए। एक की बांह टूटी थी, दूसरा अपने पेट को पकड़कर झींगा की तरह झुका हुआ था, जबकि तीसरे का चेहरा बैंगनी पड़ गया था और दर्द से उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। इस अचानक मोड़ ने सभी को चौंका दिया। नीरज का चेहरा पीला पड़ गया और उसने करण को डर से देखा। तुम कौन हो? करण प्रियंका के पास गया और उसकी नब्ज जांची, ये पक्का करने के लिए कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। तब उसने मुड़कर नीरज के चेहरे पर नजर डाली। नीरज ने करण को पीले चेहरे के साथ देखा, उसकी आंखें डर से भरी थीं। हाँ, मैं हूँ। तुम कौन हो? करण ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं जनरल मैनेजर प्रियंका का ड्राइवर और बॉडीगार्ड हूँ। तुमने कौन सी ड्रग इस्तेमाल की? नीरज ने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, यंग मैन, हम सब पैसे के लिए काम करते हैं। अगर तुम आज ये मान लो कि तुम इस कमरे में कभी नहीं आए और तुम्हें कुछ नहीं पता, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। करण ने भौहें उठाईं और नीरज की ओर बढ़ा। नीरज डर से पीछे हटा और चिल्लाया, 2 करोड़, 3 करोड़। करण ने नीरज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे एक थप्पड़ मारा। नीरज का चेहरा तुरंत सूज गया और लाल हो गया। करण ने नीरज को कुर्सी पर दबाया, अपना पैर उसकी पीठ पर रखा। फिर उसने नीरज की तर्जनी उंगली पकड़ी। तुमने कौन सी ड्रग इस्तेमाल की? नीरज डर से चीखा, 5 करोड़। मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। करण ने तंज कसते हुए कहा, गलत जवाब। करण ने नीरज की तर्जनी उंगली को साफ सुथरे ढंग से तोड़ दिया, जिससे वह 90 डिग्री के कोण पर मुड़ गई। नीरज दर्द से चीखा, आंसू और नाक बहने लगे। ड्रीम इंटॉक्सिकेशन, ये ड्रीम इंटॉक्सिकेशन है। ड्रीम इंटॉक्सिकेशन। करण ने राहत की सांस ली। इस ड्रग को लेने के बाद व्यक्ति कुछ समय के लिए नशे में जैसा लगता है, उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो जाता है, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश नहीं होता। उन्हें अपने आसपास हो रही चीज़ों का हल्का हल्का अंदाजा रहता है और बाद में याद करने पर यह एक सपने जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम ड्रीम इंटॉक्सिकेशन है। ड्रीम इंटॉक्सिकेशन शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, पर्याप्त नींद और आराम से व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाता है। बेशक इंट्रावेनस इन्फ्यूजन रिकवरी को तेज कर सकता है। करण ने आगे पूछा, तुमने ड्रग देने के बाद जनरल मैनेजर प्रियंका के साथ क्या करने की योजना बनाई थी? नीरज कांप उठा। अगर उसने सच बताया तो वह खत्म हो जाएगा। जब नीरज बहाने सोचने में व्यस्त था, करण ने उसकी मध्यमा उंगली को साफ सुथरे ढंग से तोड़ दिया। तीव्र दर्द और डर ने नीरज के मनोवैज्ञानिक बचाव को तुरंत तोड़ दिया और वह सच को मटर की तरह उगलने लगा। अश्वंत ने मुझे लोन को लालच के रूप में इस्तेमाल करने को कहा, प्रियंका को बाहर बुलाने, उसे ड्रग देने, होटल के कमरे में ले जाने, उसके साथ सोने, पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड करने और फिर वीडियो फैलाने को कहा। करण की आंखों में ठंडी चमक उभरी। अश्वंत का दिल वाकई जहरीला था। प्रियंका को प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाना ही काफ़ी नहीं था, वह उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था। करण ने अपना मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्डर शुरू किया और कहा, जो तुमने अभी कहा उसे दोहराओ। इस समय नीरज में कोई प्रतिरोध बाकी नहीं था और उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी स्वीकारोक्ति दोहराई। करण ने पूछा, अश्वंत ने तुम्हें ये काम करने के लिए क्यों चुना? नीरज ने जवाब दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैं जनरल मैनेजर प्रियंका के लिए दीवाना हूं और मैं मना नहीं करूंगा। करण ने गुप्ता परिवार के पीछे आतंक ग्रुप के बारे में सोचा और पूछा, क्या आतंक ग्रुप के तारुष ने कभी तुमसे संपर्क किया? नीरज थोड़ा हैरान दिखा। नहीं, यह अश्वंत था जिसने मुझसे संपर्क किया। करण ने सिर घुमाया और वीडियो में बाकी 2 पुरुषों और 1 महिला को शामिल किया। तुम लोग, तुम्हारा क्या रोल है? 2 पुरुषों और 1 महिला के चेहरों पर दयनीय भाव थे। नीरज ने हमें डिनर के लिए बुलाया और कहा कि प्रियंका की सतर्कता कम करने के लिए साथ देना है। हमने सिर्फ डिनर किया, हमने किसी और चीज़ में हिस्सा नहीं लिया और हमें उसके और अश्वंत के सौदे के बारे में कुछ नहीं पता था। हम जाने को तैयार थे। करण ने वीडियो रिकॉर्डर बंद किया, अपने पैरों के पास पड़े नीरज को देखा और अचानक अपनी उंगलियों को फीनिक्स आई शेप में मोड़ा और आसानी से नीरज की कमर के निचले हिस्से पर प्रहार किया। इस प्रहार में करण ने छिपी हुई ऊर्जा का इस्तेमाल किया।
हालांकि नीरज की कमर का निचला हिस्सा बाहरी रूप से ठीक दिख रहा था, उसकी किडनी मेरिडियन चोटिल हो गई थी। उसकी किडनी जल्द ही खराब होने लगेगी और चोट समय के साथ और खराब होगी, जिससे खून में पेशाब जैसे लक्षण दिखेंगे। हालांकि यह जानलेवा नहीं होगा, लेकिन उसके बाकी दिन मृत्यु से भी बदतर होंगे। दर्द भरी सजा, मौत से बेहतर। करण ने नीरज को छोड़ा, प्रियंका के पास गया, उसका बैग उसके कंधे पर लटकाया और फिर उसे गोद में उठा लिया। दरवाजे पर पहुंचकर करण रुका, सिर घुमाया और चिल्लाया, तुम तीनों यहाँ आओ। दो पुरुष और एक महिला पीले चेहरों के साथ डरते हुए करण के पास आए। करण का पहले का बेपरवाह उंगली तोड़ना उन्हें एक भयावह मौत के देवता जैसा लग रहा था। करण ने अपना हाथ उठाया, प्रत्येक को एक थप्पड़ मारा, जिससे उनके मुंह से खून बह निकला और उनके चेहरे सूजकर सुअर जैसे हो गए। तीनों नामी हस्तियां थीं, लेकिन अब वे हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तीनों से निपटने के बाद करण प्रियंका को गोद में उठाकर प्राइवेट रूम से बाहर निकला। पार्किंग लॉट में करण ने प्रियंका को पीछे की सीट पर लिटाया, एक फार्मेसी में गया, दवा और एक डिस्पोजेबल इन्फ्यूजन सेट खरीदा और फिर घर की ओर ड्राइव किया। कार पार्क करने के बाद करण ने प्रियंका को गोद में उठाया और कमरे में ले गया, उसे बेड पर लिटाया और फिर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन सेटअप किया। करण पास की कुर्सी पर बैठ गया, एक किताब उठाकर पढ़ने लगा और चुपचाप इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और धुंधली अवस्था में पड़ी प्रियंका धीरे धीरे होश में आई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और करण को बेड के पास बैठे चुपचाप उसकी रखवाली करते देखा। अगर करण न होता तो वह शायद अब घर में नहीं बल्कि किसी होटल के बेड पर होती, नीरज द्वारा उसका शोषण हो रहा होता। ये सोचकर प्रियंका के मन में डर और कुछ शर्मिंदगी का भाव जागा। करण ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि यह एक जाल है, लेकिन उस समय वह अपनी इच्छाधारी सोच पर अड़ी रही थी। हालांकि तथ्य दिखाते थे कि करण सही था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह करण का सामना कैसे करे, तो उसने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा अनायास लाल हो गया। उसे बाथरूम